हेलो एवरीवन। ये कहानी है आसूका की, जो कि एक काइंड हार्टेड और स्वीट सी लड़की है और उसका सपना है स्कूल टीचर बनना। ग्रेजुएशन के फौरन बाद जब एक सीनियर टीचर छुट्टी पर जाता है तो उसे टेम्परेरीली ये सपना पूरा करने का मौका मिल ही जाता है। अब वो जिस क्लास को पढ़ाने के लिए जाती है वहीं पर ही एक लड़का भी होता है। उस लड़के का नाम है सागामी। सागा बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग बॉय था और उसकी ज्यादातर तवज्जो पढ़ाई की बजाय सिंगिंग पर ही रहती थी, क्योंकि म्यूजिक का उसे पैशन था, जुनून की हद तक शौक। आज जब क्लास में आसूका सबको बताती है अपने नेम के मीनिंग, जिसका मतलब होता है मुरझाए हुओं को दोबारा से ब्लूम कराना, तो ये नाम और उसका मतलब, साथ में ये टीचर भी, सब कुछ सागा को बहुत पसंद आया था। अब छुट्टी के टाइम पर वापस जाते हुए जब आसूका सारी क्लासेस को चेक कर रही होती है तो वहीं पर ही चोरी छुपे रात के समय म्यूजिक क्लास में प्रैक्टिस करता हुआ सागा उसे नजर आ जाता है। वो हैरान थी कि इतनी लेट नाइट ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो उससे कुछ भी पूछती उससे पहले ही सागा उसे देखकर डरता है और टेरेस से नीचे छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। अब आसूका तो परेशान थी कि कितना पागल लड़का है, इसे चोट लग जाती तो वो तो उसे बिल्कुल भी पनिश नहीं करने वाली थी। लेकिन सागा वहाँ पर अपना एक रिकॉर्डर भूल गया था, जिसको ऑन करके आसूका उसका म्यूजिक सुनती है और उसकी आवाज सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसकी लिरिक्स भी उसका दिल छू जाते हैं। अब बीच रास्ते सागा को याद आया था कि उसका रिकॉर्डर वहीं रह गया है। वो तो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो फौरन से रास्ते से मुड़ता है और रिकॉर्डर लेने के लिए वापस स्कूल की तरफ दौड़ लगा देता है। उसे लगा था कि टीचर से बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन आसूका बिल्कुल भी उसे नहीं डांटती, बल्कि उसको चीयर अप करती है, बहुत तारीफ करती है कि जो गाना मैंने तुम्हारा सुना, मैं तो सुनकर हैरान रह गई, लगता है कि जैसे तुम प्रोफेशनल हो। वो बहुत खुश थी कि इस लड़के का कोई तो ड्रीम है और साथ ही साथ उसको रिक्वेस्ट भी करती है कि मेरी खातिर तुम ये गाना सामने प्ले करके सुनाओ। सागा ये सुनकर बहुत खुश होता है। उससे पहली दफा कोई मिला था जो उसको इतना इनकरेज कर रहा था। आसूका उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इस सपने को परसू करो, इसके लिए पूरी मेहनत करो। अब उसके बाद कहानी को 4 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि आसूका इज नो मोर अ टीचर। वो अपनी सिस्टर के साथ एक वैन रेस्टोरेंट चलाती है। अब टीचिंग उसने क्यों छोड़ी ये तो हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। अब शादी के बाद ऑफ कोर्स उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ रहेगी और वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो अब अपनी सिस्टर के साथ नहीं रह सकती थी। उसने मूव आउट करने का फैसला किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय उसको एक एड भी नजर आता है। उस एड में यही रिक्वायरमेंट थी कि घर पर एक मैट्रन चाहिए। उसमें अकोमोडेशन भी फ्री थी, फूड भी फ्री था और सबसे मजे की बात कि सैलरी भी अच्छी थी। आसूका तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फौरन से इसके लिए अप्लाई करने का फैसला। थोड़े दिनों बाद आसूका उसी घर के सामने खड़ी थी जहाँ पर उसे जॉब मिली थी। उसी घर में उसे एंटरटेनमेंट कंपनी का एक मैनेजर मिलता है जिसका नाम किंजी था। किंजी उसे जॉब के बारे में सारी बातें ब्रीफ करता है। वो घर बहुत मेसी था क्योंकि वहाँ पर 7 लड़के इकट्ठे रह रहे थे। ये एक इमर्जिंग बॉयज का बैंड था जो उस घर में रहता था और उनको ये घर उनकी कंपनी ने लेकर दिया था, जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और ऑफ कोर्स अकेले बॉयज कैसे रहेंगे ये तो हम लोग देख ही सकते हैं। ये जॉब आसूका के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। किंजी उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसने एक एक चीज का ख्याल रखना है, वाटर प्लांट्स करने, लड़कों की चीजों का ख्याल रखना, सफाइयाँ करनी, इवन के लॉन्ड्री भी, खाना भी टाइम पर रेडी होना चाहिए, सुबह 7 बजे, शाम को 6:30 बजे। और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो उन लड़कों के बेडरूम की थी, जिसे देख कर तो आसूका की हवाएं ही उड़ गई थी। सारा काम समझाने के बाद किंजी उसे कहता है कि 7 लड़के बहुत हैंडसम है, बहुत कूल है, ऑफ कोर्स पॉप स्टार जो हुए, लेकिन एक बात बता दूं कि इनमें से किसी के साथ तुम्हें लव नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जॉब का रूल है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें फौरन फायर कर दिया जाएगा। आसूका तो ये सारा कुछ सुनकर कुछ बोले बगैर बस सरप्राइज्ड ही रह जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इस बॉयज बैंड का लीड और कोई नहीं बल्कि सागा है। लेकिन आजकल इनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे। इनमें मोटिवेशन की कमी है, इंस्पायरेशन की कमी है और वो लोग ज्यादातर लेथर्जी का शिकार हैं। उनके साथ ही एक और बॉय बैंड को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसका नाम चैनी था और वो बॉय बैंड इस वक्त बहुत फेमस हो चुका है। हर जगह वो लोग ही फैले होते हैं, उनके कॉन्सर्ट होते रहते हैं, जबकि सागा का बैंड ब्लूम बहुत पीछे रह गया था। इन्हीं बातों की वजह से अक्सर सागा बहुत परेशान होता था और आजकल तो वो बहुत टेंशन का शिकार था। लाइफ में सपने अचीव ना हो तो ऐसा ही होता है।
फिर हमें दिखाते हैं कि चैनी को तो पिक ड्रॉप करने के लिए हमेशा गाड़ियां आया करती थी, लेकिन ब्लूम या तो ट्रेन से जाते थे या फिर पैदल ही अपने घर को जाते थे। सागा पर लीडर होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और इसी वजह से वो हर टाइम रूड और स्ट्रिक्ट ही रहता था, जबकि बाकी लोग बस अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में ही गुम थे। वो लोग वापसी पर बाथ हाउस चले जाते हैं, लेकिन सागा का कोई मूड नहीं था, वो घर को लौट जाता है। वो आजकल कुछ खोया खोया और अपने फ्रेंड्स से दूर रहने लगा था। अब जैसे ही वो घर में एंटर होता है, वो देखता है कि घर में बड़ा पॉजिटिव बदलाव है, हर चीज बिल्कुल तरतीब से पड़ी हुई है। और ये क्या, घर में एक लड़की खड़ी कुकिंग भी कर रही है। वो जैसे ही मुड़ती है और सागा और आसूका एक दूसरे को पहचानते हैं, तो हड़बड़ी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आसूका सागा के ऊपर ही जाकर गिर जाती है। अब सागा भी शॉक्ड में था और आसूका भी, लेकिन मजे की बात है उसी समय बाकी सारे बैंड मेंबर्स ऊपर से आ जाते हैं और कुछ गलत मतलब निकालने लग जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि सागा ने ये क्या कर दिया, एक लड़की को घर पर ले आया है। अब सागा और आसूका दोनों ही ये सब सुनकर एम्बैरस हो रहे होते हैं, लेकिन आसूका आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है, कहती है कि लगता है मैनेजर तुम लोगों को बताना भूल गया, मैं आप लोगों की नई मैट्रन हूँ। और फिर वो बहुत अच्छे से सबसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है और कामों की सारी डिटेल्स भी बताती है कि कैसे रूटीन रहेगी। लेकिन यहाँ पर तब बहुत ऑकवर्ड लगता है आसूका को, जब लड़के उसके सामने ही शर्ट्स उतारने लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसूका को इस चीज की आदत पड़ ही जाएगी। बाकी सारे बॉयज तो नाइस थे, लेकिन सागा थोड़ा खामोश खामोश और रूड सा लग रहा था। आसूका उसके पास जाकर कांग्रेच करती है कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ, लेकिन उसका तो मूड पहले ही बहुत खराब था। वो उल्टा उसे ही डांट देता है और कहता है कि मुझे कुछ याद भी नहीं कि तुम कौन हो, और ना ही मुझे कोई मैट्रन चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। आसूका को तो उसके बिहेवियर की कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसका मूड तो इतना खराब था कि वो डिनर भी नहीं खाता। उसके बाद सागा अपने कमरे में जाकर लेट नाइट तक अपने नए गाने के लिए लिरिक्स लिखता रहता है। वो एक लीडर था और इसके लिए उसे ज्यादा काम करना था, ये वो अच्छे से जानता था, लेकिन आजकल कुछ दिन ही खराब चल रहे थे। अब वो बेचारा काफी रात लेट तक मेहनत करता रहता है और सुबह भी सबसे पहले ही उठकर बैठा हुआ होता है। आज फिर से आसूका उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो था कि उसे इग्नोर करता रहता है। आसूका थोड़ा क्लोज होने के लिए उसे कहती है कि मुझे आज भी तुम्हारा पहला गाना अच्छे से याद है, जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत पसंद आया था, दिल को छू गया था। लेकिन ये बात सुनते ही सागा को लगता है कि जैसे उसका कैरियर ही खत्म होने वाला है। उसका मूड खराब होता है और वो नाश्ता भी नहीं करके जाता। आसूका बेचारी के साथ भी कुछ अपनी ही टेंशन्स चल रही थी। स्कूल से उसने टीचिंग क्यों छोड़ी, जो कि उसका सपना था, इसके पीछे भी कोई वजह थी। उसको बुरी बुरी यादें आती रहती हैं, लेकिन इन यादों की क्या डिटेल्स हैं अभी नहीं पता चलता। लेकिन जब भी वो किसी को यूनिफॉर्म में देखती थी तो उसका मूड ऑफ हो जाता था। अब उन सारे बॉयज को वहां से भेजने के बाद वहां पर ट्रिनिटी आता है। ट्रिनिटी था उसी म्यूजिक कंपनी से मैनेजमेंट में से एक आदमी। वो आकर आसूका को बहुत सारा काम बताता है, उसकी चेकिंग वगैरह करता है और उसके बाद उसे अपने साथ ही ऑफिस ले जाता है, क्योंकि आज आसूका ने बॉयज के लिए एक स्पेशल लंच बनाया था, क्योंकि वो उनसे दोस्ती करना चाहती थी। जब आसूका जाती है तो वो चोरी चोरी देखती है, उसी समय वो बॉयज वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। वो बहुत खुश होती है, उसे इतने कूल लगे थे वो लड़के डांस करते हुए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। वो तो उनके लिए क्लैपिंग करने लगी थी, लेकिन सागा उसे कहता है बच्चों वाली हरकतें ना करो, ये बहुत इमेच्योर लग रहा है, क्योंकि सागा को लगता था कि उन लोगों ने कुछ भी स्पेशल अभी नहीं किया। सागा बेशक उम्र में कम था, लेकिन वो आसूका से ज्यादा मेच्योर था और सीरियस भी। यहाँ पर आसूका उसका रिकॉर्डर आकर वापस करती है, जो वो घर पर ही भूल गया था। इतने में वहाँ पर कंपनी की प्रेसिडेंट आ जाती है, जिसे देखकर सारे बॉयज डर जाते थे। वो आज उनके लिए एक बैड न्यूज लेकर आई थी। वो कहती है कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ नहीं जा रही, इसलिए 6 महीने बाद तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया जाएगा। यही लास्ट 6 मंथ है आप लोगों के पास। अब ये सुनते ही सारे बॉयज सैड हो गए थे। एक्चुअली उन्होंने एक्सपेक्ट ही यही किया था, लेकिन आसूका के लिए ये शॉकिंग था। वो फौरन से लड़कों को कहती है कि तुम लोग कुछ तो करो, कुछ तो एक्सप्लेन करो, लेकिन सागा उसको चुप करा देता है कि शट अप, आउटसाइडर्स मत बोले, सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। अब प्रेसिडेंट के जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस बैंड में अंदर ही अंदर फूट पड़ी हुई है। वो लोग सागा से नाराज थे, क्योंकि उनका एक मेंबर 8वां था, जो कि उनका बैंड छोड़कर चला गया था। उनको यही लगता था कि उसकी वजह सागा की सख्तियां थी, और उसके जाने के बाद उस बैंड में जैसे जान ही नहीं रही थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी। अब आसूका बाहर सागा के पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है कि देखो 6 महीने हैं, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है तुम लोग मेहनत करो और सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए।
लेकिन सागा को ये सारी बातें फजूल लग रही थी। वो कहता है कि देखो, मुझे कौन समझा रहा है, कौन मोटिवेट कर रहा है, एक ऐसी टीचर जो अपना सपना ही छोड़ चुकी है और खुद एक मेड बन गई है। आसूका को उसकी बातों ने हर्ट किया था, लेकिन वो खामोश रहती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सागा अपनी टीचर से बहुत अटैच हो गया था और जब उसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो सबसे पहले उन्हीं को ही बताने के लिए आता है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि वो इर्रेस्पॉन्सिबल थी और बिना बताए ही अचानक से स्कूल छोड़कर चली गई थी। आसूका के अचानक से गायब हो जाने पर सागा बहुत सैड हो गया था और शायद ये मायूसी उसे दोबारा देखने के बाद दोबारा से ताज़ा हो गई थी। यहाँ पर आसूका उसे अपने बारे में तो कोई जवाब नहीं देती, कहती है कि मुझे तो छोड़ो, लेकिन तुम अपनी बात करो। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम में टैलेंट है। मैंने जब तुम्हारा पहला सॉन्ग सुना था तो मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि तुम में कुछ बात है जो दूसरों में नहीं। अगर आज तुमने हिम्मत हार दी तो पछताओगे सारी जिंदगी। अब उसकी बातों ने एक दफा तो सागा के दिल को छू लिया था। उसके फेस पर एक स्माइल आती है और एक नई हिम्मत भी। वो लोग सारे मिलकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक लास्ट चांस दे दिया जाए। आप हमारी परफॉर्मेंस चेक करें, हमारे नए गाने देखें, उसके बाद कोई फैसला करें। और आसूका भी उनके साथ ही मिल जाती है रिक्वेस्ट करने में। अब प्रेसिडेंट उनको एक लास्ट चांस देती है, कहती है कि 2 हफ्ते बाद चेन्नई का एक लाइव कॉन्सर्ट है, उसमें तुम लोगों को 5 मिनट का स्टेज टाइम दिया जाएगा। अगर तुम लोग हमारा इरादा बदलने में कामयाब हो गए या ऑडियंस को खुश किया तो फिर देखा जाएगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए या ना। अब उनके पास बहुत शॉर्ट नोटिस था, वो सारे लड़के काफी नर्वस हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मेहनत करना भी स्टार्ट कर दी थी। वो लोग ओवर टाइम लगाते थे अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने में। उनकी एक आखिरी उम्मीद थी जो वो हर हाल पूरा करना चाहते थे। घर पर भी और कंपनी में भी जाकर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और आसूका भी उनकी सपोर्ट बनी रहती है, उनके घर के काम बहुत अच्छे से करके। आसूका ने सारी ग्रोसरीज भी लेकर आनी होती थी। सागा वैसे तो बहुत रूड बनता था, लेकिन जब भी उसे हैवी सामान उठाए देखता था तो उसकी जरूर हेल्प करने पहुंच जाता था। वो ऊपर से जितना रूड था अंदर से उतना ही सॉफ्ट था। अब फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। वो लोग वेन्यू में जाते हैं। इतना बड़ा वेन्यू देखकर आसूका हैरान रह गई थी। एक्चुअली वो दिली तौर पर इन लड़कों से बहुत अटैच हो गई थी, स्पेशली सागा से। और वो देखती है कि जब भी ऑफिस वाले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर करते थे तो वो रह नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती थी। वो सबको यही रियलाइज कराती है कि इन लड़कों ने भी बहुत मेहनत की है, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। चेन्नई बैंड बहुत फेमस था और वो लड़के बहुत कूल थे। इसके साथ साथ वो बहुत काइंड हार्टेड भी थे और उनकी परफॉर्मेंस होने से पहले वो ब्लूम्स को आकर विश भी करते हैं गुड लक के लिए। अब फाइनली 5 मिनट का स्टेज टाइम शुरू हो गया था। ब्लूम्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंट थे, बहुत कूल लग रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस एकदम सारे लोगों के दिलों को छू गई थी। इवन के आसूका तो खुशी के आंसू भी आंखों में ले आती है जब उनको इतना अच्छा परफॉर्म करते देखती है। ऑडियंस ने उनको इतना अच्छा रिस्पांस दिया था कि वो लोग भी हैरान रह गए थे और मैनेजमेंट को दिखाते हैं, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। प्रेसिडेंट ने भी चोरी चोरी उनकी परफॉर्मेंस देख ली थी। अब आसूका सागा के लिए बहुत खुश थी और उससे कहती है कि मुझे यकीन है तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा ही होगा, जितना अच्छा आज परफॉर्म किया है। लेकिन सागा कहता है तुम बच्चों वाली बातें करती हो, इतनी जल्दी कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन एक बात जरूर थी कि सागा के दिल को आसूका छूने लगी थी। आज सागा का भी मूड कुछ ठीक था। वो अपने बाकी सारे बैंड के साथ बाथ हाउस जाता है। वहाँ पर आसूका बार बार उन लोगों की तारीफें किए जा रही थी। यहाँ पर सागा भी जोश में आ जाता है और कुछ ज्यादा ही बोल देता है। कहता है कि तुम सारे लोग परेशान ना हो, मैं लीडर हूँ, मैं ऐसे ऐसे गाने अब लिखूंगा कि हम लोग 6 महीने के अंदर अंदर जापान के बेस्ट बैंड्स में आ जाएंगे। अब ये बात तो उसने बोल दी थी, शायद बड़ा बोल था या क्या, लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी छुप कर बैठी हुई थी और उसे वहाँ अचानक से देखकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो उनको कहती है ठीक है, आज की परफॉर्मेंस तुम लोगों की बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दूं। आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जरूर सोचूंगी जो बात सागा ने कही है कि तुमने सिर्फ बोला है या तुम उस पर कायम रहोगे। अब उनके पास यही लास्ट चांस था जो प्रेसिडेंट ने दिया था। अगर 6 महीने के अंदर स्ट्रीमिंग वीडियोस में तुम लोग नंबर 1 आते हो तो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाएगा। अब ये कहकर प्रेसिडेंट तो चली गई थी, लेकिन आसूका तो बहुत खुश थी, लेकिन साथ में सारे लोग नर्वस भी थे। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, वो लोग कैसे अचीव करेंगे। लेकिन आसूका फिर से उनको चीयर अप करती है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब थोड़ी देर पहले ही आसूका ने सागा को कहा था कि मेरा अब एक नया सपना है और वो ये है कि तुम लोगों को दोबारा से ब्लूम करते देखना। अगर तुम लोगों का बैंड सक्सेसफुल रहता है तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी, खुद को A+ दूं। उसकी ये बातें सागा के दिल को छू गई थी। अब जब आसूका उसके पास आती है तो वो अपना टॉवल उसके फेस पर डालता है
और उसके कान के करीब आकर कहता है, मैं वादा करता हूँ पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा सपना तुम अचीव कर सको उसके लिए। अब ये कहकर सागा तो बाहर निकल गया था, उसने मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन उसके इस जेस्चर ने आसुका के दिल की धड़कनें बहुत तेज कर दी थी। वो वहीं पर ही खड़ी खुश हो रही होती है, जबकि बाहर सागा के फेस पर भी एक स्माइल थी कि आसुका दिली तौर पर उन बॉयज से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है। इवन कि उसने अपना वॉलपेपर भी ब्लूम्स का ही लगाया हुआ है। उसे ब्लूम्स के साथ मूव इन होना बहुत अच्छा लगा था। उनके साथ साथ वो खुद भी मोटिवेटेड फील करती थी, और स्पेशली सागा जिसकी प्रेजेंस उसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती थी। सागा काफी अट्रैक्टिव था, और फिर नेक्स्ट डे भी जब वो ट्रैश रखने जा रही थी तो उसे वही मोमेंट याद आता है जब उसने उसके फेस पर टॉवल डालकर उसे एक डायलॉग मारा था। काम करते करते साथ ही इस मोमेंट की यादें वो स्माइल करने लगती है, और उसी वक्त सागा भी उसे देख लेता है और सोचता है कि ये ट्रैश उठाते हुए इतनी खुश क्यों हो रही है। आसुका उसके पास पहुंचती है और उसे वही बात दोबारा से याद कराने लगती है। अब ये सुनकर तो सागा भी शर्मा गया था, लेकिन नर्वस होकर वो सिर्फ इतना ही कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। लेकिन ये बात सच थी कि जिस तरह से आसुका सागा के घर शिफ्ट होकर खुश थी, वो भी उसके यहाँ पर आने से बहुत खुश था। उसके बाद सागा खुद ही अपना नाश्ता बना रहा था, तो यहाँ पर आसुका को पता चलता है कि उसे ट्रेडिशनल नहीं बल्कि वेस्टर्न फूड पसंद है ब्रेकफास्ट में, और वो कुकिंग में भी काफी अच्छा था, और उसे जल्दी किसी का बनाया खाना पसंद भी नहीं आता था। अब उसकी पसंद और नापसंद को आसुका फौरन से नोटिस कर लेती है और अपने मील प्लान में लिख लेती है। अब बॉयज को वही बात याद आती है जो प्रेसिडेंट ने उनको एक टास्क दिया था। वो नर्वस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जोश में तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन नंबर 1 स्ट्रीमर होना ये बहुत मुश्किल है, न जाने हम कर पाएंगे भी कि नहीं। आज आसुका भी ऑफिस गई थी क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। प्रेसिडेंट बैंड बॉयज के साथ तो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन आसुका के साथ काफी नाइस रहती है। यहाँ पर बातों बातों में उसकी प्रेसिडेंट से बैठ लग जाती है। उन लोगों का कहना था कि ब्लूम के फैंस, जिनको ब्लूमी कहते हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन आसुका चैलेंज करती है कि वो 2-4 दिन में ही 1000 ब्लूमीज उनको इकट्ठे करके दिखाएगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ब्लूम को अंडर एस्टिमेट करे। प्रेसिडेंट उसके इस चैलेंज से खुश तो हो गई थी, लेकिन बाहर आकर आसुका सोचती है कि कह तो मैंने दिया जोश में, लेकिन 1000 लोग इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आसुका जाकर देखती है तो उन बॉयज का एक फोटो शूट चल रहा था उनके कवर के लिए। यहाँ पर उन्होंने काफी डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, लेकिन सच बोलूं तो सागा एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। लेकिन वो जैसे ही आसुका को देखता है शर्मा के छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो इस हुलिये में उसको देखे। अब ये कॉस्ट्यूम तो बॉयज ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उनको बैड बॉयज का रूप दे दिया जाता है, लेकिन ये भी अच्छा क्लिक नहीं कर रहा था। यहाँ पर आसुका उनसे कहती है कि देखो आप लोग क्यों इनको तंग करते हो, जस्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। और यही चीज थी जो सबको क्लिक कर जाती है। आइडिया बड़ा जबरदस्त था। ब्लूम उस बैंड के सारे बॉयज को कैची कपड़े पहनाकर हाथ में एक फ्लावर देकर खड़ा किया जाता है, और इसी तरह से उनका फोटोशूट होता है जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ये सारी फॉर्मेलिटीज तो चलती रहती हैं, लेकिन इनफैक्ट सागा बहुत परेशान था। बहुत मुश्किल काम था 6 महीने के अंदर खुद को प्रूव कराना। अब वो यही अनाउंस करता है कि वो और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है। वो सारे बॉयज को उनकी एक्सरसाइज और वर्कआउट का प्लान फॉरवर्ड कर देता है जो बहुत स्ट्रिक्ट था, और इसके साथ साथ वो आसुका से उसका भी फोन नंबर शेयर करता है, क्योंकि बॉयज का मील प्लान क्या होने वाला है, डाइट में कोई भी गड़बड़ ना हो, ये सब भी उसी की प्लानिंग में शामिल था। अब वही मील प्लान देगा, और साथ ही साथ हर वक्त वो बॉयज को वर्कआउट कराता रहता है। वो सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन प्रैक्टिस भी करते हैं, इतनी सारी रनिंग भी करनी पड़ती है। उन सब की लाइफ आसुका ने बहुत डिफिकल्ट कर दी थी, लेकिन खुद में उसकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट थी। इस सब के बाद वो थक जाता था, और जब लिरिक्स लिखने के लिए बैठता था तो उससे कुछ भी अच्छा क्लिक नहीं करता था। अब बाकी सारे बॉयज की तो बैंड ही बजी पड़ी थी। वो सब बहुत थक जाते थे, और खाने में सिर्फ चिकन और सब्जियां ही मिलती थी। अब उनको बार बार अपसेट देखकर आसुका एक दफा उनको चीटिंग कराती है, छोटी छोटी सी ब्राउनीज बेक करके देती है। लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। एंड टाइम पर सागा आकर ये सब चीटिंग करते हुए उनको देख लेता है। अब उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उसके एक और बैंड मेंबर को आया था, जो उसे यही कह रहा था कि तुम ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस करते हो। यहाँ पर उन दोनों की फिर से एक दफा बहस हो जाती है, और सागा गुस्से में बाहर निकल जाता है, लेकिन आसुका उसके पीछे पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। आसुका को अंदाजा था कि ये अंडर प्रेशर होने की वजह से आजकल बहुत लड़ने लगे हैं, लेकिन सागा उसे कहता है कि तुम एक मैट्रोनी रहो, अपने काम से काम रखो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आसुका कहाँ हार मानने वाली थी। वो कहती है ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, तुम सबकी लाइफ्स को बेटर बनाना, और वही मैं कर रही हूँ। अब सागा के जाने के बाद नारू आता है आसुका के पास और उसे बताता है कि वो सारे लोग सिर्फ बैंड मेंबर्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे।
सागा भी तब बहुत खुश होता था, स्माइल करता था, लेकिन फिर जब उनका 8वां मेंबर उसके स्ट्रिक्टनेस की वजह से बिना बताए भाग गया था, तो उसके बाद वो सारे ही टूट कर रह गए थे। और कुछ मेंबर्स इसका सारा दोष देते थे सागा को, उसकी सख्तियों की वजह से। ये सब होने के बाद उनको एक गुड न्यूज मिलती है। असुका ने उनके लिए कुछ अरेंज किया था। उसी एरिया में एक फेस्टिवल होने वाला था जहाँ पर बहुत सारे लोग आने थे, और उस फेस्टिवल में उसने अपने रिलेशंस यूज करके उनके लिए परफॉर्मेंस का 10 मिनट का टाइम निकलवाया था। अब वो गाइस बेचारे इतने डेस्परेट थे कि उनको ये फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है। उन्हें हर हाल में अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी। सिर्फ सागा का डर था, लेकिन वो भी फौरन से मान जाता है वहाँ परफॉर्म कराने के लिए, और फिर कहता है कि अगर सिर्फ इतनी सी ब्राउनीज तुम बनाओगी तो फिर मैं अलाउ करता हूँ थोड़ी सी चीटिंग को। अब उस फेस्टिवल के लिए वो बॉयज काफी मेहनत करते हैं, हर वक्त प्रैक्टिस करते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ आसुका भी मेहनत करती है उनकी पब्लिसिटी करने में। आसुका सागा का बहुत ख्याल रखती थी, और इस बात से वो खुद भी अनअवेयर नहीं था, उसे पता था। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन थी कि नए गाने के लिए वो राइट नहीं कर पा रहा था। आसुका फेस्टिवल से एक दिन पहले उन लोगों की प्रमोशन करने के लिए कुछ क्लब्स और सोसाइटीज वालों से मिलने के लिए जाती है, लेकिन बहुत लेट नाइट हो गई थी, वो वापस ही नहीं आई थी। सागा को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन उसे कॉल भी नहीं करता, उसे ऑकवर्ड लग रहा था। अब उसे टेंशन होने लगी थी कि काफी देर हो गई है, ये क्यों नहीं आई, तो वो सोचता है उसे जाकर देखा जाए। वो जब जाता है तो देखता है कि वो ड्रंक हुई है और एक क्लब के सोसाइटी के लोगों को उनकी ही प्रमोशन कर रही है, उनसे क्वेश्चनेयर करती है और खेल खेल में उन्हें ब्लूम्स के बारे में बताती है। वो चाहती थी कि ये सारे लोग ये सब कुछ सोशल मीडिया पर डालें ताकि ब्लूम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके, लेकिन ये सब करते हुए वो खुद बुरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी। अब वो टुन होकर बैठी हुई होती है। सागा उसके पास आता है और कहता है चलो मेरे पीछे पीछे, लेकिन उसकी हालत थी ही नहीं कि वो चल सकती। अब सागा उसको पिगीबैक कैरी करता है और उसे घर तक लेकर जाता है। सारा रास्ता आसुका उसको भाषण देती रहती है मोटिवेट करने का, और उसके बाद उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। लेकिन फिर एन फेस्टिवल वाले दिन एक टेंशन बन गई थी। जो पोस्टर छपवाए गए थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस का नाम ही नहीं था, कुछ मिसिंग हो गया था, बल्कि उसकी जगह पर एक मैस्कॉट शो का लिखा हुआ था। अब उनकी प्रमोशन के बगैर ही वो बॉयज कैसे जाएं, उनकी ईगो हर्ट होती। यहाँ पर आसुका उनसे सॉरी करती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसका उसे बहुत अफसोस हुआ था। अब आसुका ने तो जो वादा किया था वो पूरा करना था। वो उस फेस्टिवल की प्रेपरेशंस कराने के लिए चली जाती है और खुद मैस्कॉट बनकर वहाँ पर खड़ी हुई होती है। सागा को भी ये सब रियलाइज था कि वो कैसे सारा दिन काम करती है और फिर बिना किसी डिमांड के उनकी इतनी सारी पब्लिसिटी भी। अब वो बॉयज उसी दिन जब मार्केट में निकलते हैं इत्तेफाक से तो देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई उनको पहचान रहा था, उनके नाम के पोस्टर्स भी लगे हुए थे, इवन के लोगों ने एसेसरीज भी पहनी हुई थी ब्लूम्स की। उनको वहाँ के शॉपकीपर से काफी सारा प्यार मिलता है। उनको पहली दफा कुछ स्पेशल लग रहा था। अब एक मैस्कॉट ड्रेस में उन्हें लगा था कि आसुका खड़ी है। वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें रियलाइज हो गया है, हम तो सोच रहे हैं मैस्कॉट शो ही कर दें, लेकिन सिर्फ सागा से डरते हैं। लेकिन इतने में वो देखते हैं कि आसुका तो पीछे से आ रही है। अब वो हैरान थे कि मैस्कॉट के अंदर कौन है। एक्चुअली वो सागा ही था जो वहाँ पर आसुका की हेल्प करने के लिए पहुंचा हुआ था। अब आसुका की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो बॉयज वही एनिमल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और मैस्कॉट शो के अंदर ही अपनी पॉप की परफॉर्मेंस करने लगते हैं। आसुका उनके लिए इतना कुछ कर रही थी, तो बदले में सागा भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। सागा पहले सबसे अलग अलग रहता था, रूड सा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आसुका से अपनी बातें शेयर करने लगता है। वो छत पर आकर उसे कहता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही हूँ जो अपने पूरे बैंड को ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग डाउन, क्योंकि मैं अच्छा सॉन्ग राइट कर ही नहीं पा रहा। इसी वजह से वो लोग भी मेरी वजह से सफर करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पहली दफा थी कि सागा अपनी कोई टेंशन किसी से शेयर कर रहा था। तो यहाँ पर आसुका उसे समझाने के लिए उसके पास आती है और कहती है तुम सारा बर्डन खुद क्यों उठाते हो, देखो दूसरे तुम पर डिपेंड करते हैं और तुम्हें भी दूसरों पर डिपेंड करना चाहिए। अगर एक इंसान समझे कि वो अकेला ही सब कुछ कर लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम अपने बर्डन्स दूसरों के साथ शेयर किया करो। और इतने में बाकी बैंड बॉयज भी ऊपर से पहुंच जाते हैं, उन्होंने ये सब सुन लिया था। वो आकर कहते हैं कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले, हम एक बैंड है, अगर ऊपर जाते हैं तो इकट्ठे जाएंगे, नीचे जाते हैं तो भी इकट्ठे जाएंगे। और अब हर मेंबर आगे बढ़ता है और आसुका का एक बर्डन खुद पर ले लेता है। कोई कहता है कि कोरियोग्राफी को वो हैंडल करेगा, एक कहता है कि मैनेजमेंट के सारे इश्यूज मैं देखूंगा, एक और मेंबर आकर कहता है कि जो कोई भी लेजी हुआ उसकी बैंड बजाने का काम मेरा। आसुका भी अपना हिस्सा डालती है और कहती है कि डाइट और मील प्लान क्या होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब वो लोग एक एक करके सागा का बर्डन शेयर कर रहे थे ताकि वो टेंशन से फ्री होकर अपने लिरिक्स लिख सके। सागा को भी अच्छा लग रहा था, पहली दफा अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करना, उसको बहुत हेल्प मिली थी बदले में।
और इन दी एंड वो दोनों बॉयज जो हमेशा लड़ते रहते थे उनकी आपस में सुलह भी हो जाती है। वो हक करते हैं और अब लग रहा था कि जैसे वाकई वो एक टीम बन चुके हैं। और आसुका की तो हर खुशी अब उन्हीं सातों बॉयज की खुशियों से जुड़ी हुई थी। अब सागा अकेले में आसुका के पास आता है। उसे बहुत दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी उसे थैंक यू कहता है। सॉरी और थैंक्स उसने करना सीखा ही नहीं था। लेकिन अब वो बदल रहा था। इतने में उन लोगों को पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उनकी वही मैस्कॉट वाली जो परफॉर्मेंस थी वो वायरल हो गई है। किसी ने वीडियो डाल दी थी और ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि इस कॉस्ट्यूम में जो लड़का है सागा उनका लीडर वो बहुत हैंडसम है और मैस्कॉट ड्रेस में कोई इतना कूल दिखता है। अब उन बॉयज ने फैसला किया था कि जैसे उनकी पब्लिसिटी ऊपर चढ़ने लगी है यही टाइम है वो रेगुलरली अपनी लाइव स्ट्रीम किया करें। लेकिन इतने में दो टेंशन आती हैं इकट्ठी। सबसे पहले तो आसुका की सिस्टर आ जाती है जिसको उसके हस्बैंड ने चीट किया था। वो रो रही होती है। इतने में ऊपर से उनकी एक नई मैनेजर की एंट्री होती है। उनका पिछला मैनेजर केनी को हटा दिया गया था और अब उनकी कंपनी की सबसे स्ट्रिक्ट मैनेजर को उनके लिए हायर कर दिया गया था। यही मैनेजर पहले चैनी के लिए काम करती थी। अब अचानक से अपना मैनेजर बदलकर एक स्ट्रिक्ट लेडी को वहां देखकर हर कोई हैरान खड़ा होता है कि एजेंसी की सबसे स्ट्रिक्ट एंड रूथलेस मैनेजर को ब्लूम्स को असाइन कर दिया जाता है। साथ ही साथ आसुका की सिस्टर भी वहां पर रोती हुई पहुंच जाती है। उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया था। अब काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है जब सभी बॉयज़ हैरान बैठे थे कि खुश हो या फिर उदास। इतने में वहाँ पर उनका पुराना मैनेजर केंजी आता है और सारों को ईजी कराता है। साथ ही साथ वो बताता है कि कोसाका की प्रमोशन हुई है और इसके साथ उसे सबसे डिफिकल्ट टास्क दिया गया है और वो है ब्लूम्स को संभालने का। वेल, अब तो ये खुल्लम खुल्ला उनकी इंसल्ट ही थी। फिर कोसाका अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करती है कि ये मैं ही हूँ जिसने चैनी को जीरो से हीरो बनाया है और अब तुम लोगों को भी नेक्स्ट चैनी ही बनाऊंगी। और वो ये भी कहती है कि बाय द वे, क्या सोचकर तुम लोगों ने नंबर 1 स्ट्रीमर बनने की बात प्रेसिडेंट से की थी? मुझे तो इम्पॉसिबल लगती है। अब उनकी क्लास लगाने के बाद कोसाका वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ क्लियर हुआ था तो आसुका की सिस्टर के रोने की बारी थी जो वो स्टार्ट कर देती है। आसुका को लगता था कि सागा को जरूर प्रॉब्लम हुआ होगा उसके सिस्टर के आने से, क्योंकि वो दिखने में बहुत रूड लगता था। पहले तो वो सिस्टर की दुख भरी कहानी सुनती है और फिर कहती है कि तुम्हारे यहाँ ठहरने की परमिशन मुझे बॉयज से लेनी पड़ेगी। अब वो डॉग को सैर कराने के लिए जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि सागा डॉग से बहुत डरता है और वो उसकी एक वुफ से उसकी जान ही निकल रही थी। अब वो डॉग से दोस्ती कराने के लिए उसे भी साथ वॉक पर चलने को कहती है। आसुका बहुत खुश थी। वो एक्सप्रेस भी करती है क्योंकि ब्लूम्स की लक भी आजकल ब्लूम ही कर रही थी। पहले तो मैस्कॉट की वीडियो वायरल हुई, लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी जा रही है और अब बेस्ट मैनेजर भी उनको मिल गई थी। अब वो सब अच्छा बोलकर सागा से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी सिस्टर कुछ दिनों यहाँ रह ले। सागा फौरन से हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे सिस्टर हैरान रह जाती है जब वो आसुका के काम देखती है। उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन था और वो बॉयज़ बिल्कुल बच्चों की तरह थे। हर चीज़ के लिए आसुका पर ही डिपेंड करते थे। टूथपेस्ट कहाँ है और इवन टॉवल तक उससे मांगते थे। कोसाका ने भी ये बात नोटिस कर ली थी जब वो सुबह सुबह आती है। आज वो उनको बताती है कि उसने ब्लूम्स के लिए एक इंटरव्यू अरेंज किया है जिसमें उन्होंने मैस्कॉट डांस करना है। लेकिन सागा को बहुत प्रॉब्लम था। वो कहता है हम हमेशा मैस्कॉट नहीं रहेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं। पर कोसाका उससे कहती है कि तुम लोगों की पब्लिसिटी जीरो है, इसलिए जो भी काम मिलता है चुपचाप करो। अब जब वो बॉयज वहां से चले जाते हैं तो फिर कोसाका क्लास लगाती है आसुका की और उससे कहती है कि ये छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं स्कूल जाने वाले जिनका तुम इतना ख्याल रखती हो। ये अपनी छोटी छोटी चीजें तुमसे मांगते हैं, इतना डिपेंडेंट हो गए हैं। ये गलती तुम्हारी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सा तुम्हारा जरूर है। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो किस तरह से इंडिपेंडेंट होंगे? क्या तुम्हें चैनी के बारे में पता है? वो अपना सारा काम खुद करते हैं, उनके पास कोई मैट्रन नहीं है। अगर ये घर के बिहेवियर में इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो बाहर जाकर इंडिपेंडेंट होंगे। अब वो इनडायरेक्टली आसुका को ये कह चुकी थी कि अगर ये बॉयज अपना काम स्टार्ट करने लग जाएं तो तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। सागा ने भी चोरी चोरी ये सब कुछ सुन लिया था। शाम को जब वो बॉयज वापस आते हैं तो आसुका को पता चलता है कि उनमें बड़ा बदलाव आया हुआ है। आज कोसाका उनको चैनी को मिलाने के लिए लेकर गई थी। उन्होंने देखा था कि चैनी कितने इंडिपेंडेंट हैं। अपने सारे छोटे छोटे काम भी वो खुद करते हैं, खुद को संभालते हैं और साथ में शूटिंग भी करते हैं। वहीं भरी ईजी की बैट लग गई थी चैनी के एक मेंबर के साथ जो स्कूल टाइम से उसका राइवल रहा था। और अब ईजी ने कहा था कि मैं अपने सारे काम तुम्हें खुद करके दिखाऊंगा। वो सारे लड़के वहीं खड़े खड़े अपने सारे काम आपस में बांट लेते हैं। आसुका को बुरा तो लगा था, अब वो बिल्कुल फारिग होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो कहती है ये बहुत अच्छी बात है, यही स्पिरिट तो चाहिए तुम लोगों के लिए।
अब नेक्स्ट डे जब आसूका उठती है तो वो देखती है कि बॉयज ने खुद ही अपना नाश्ता भी बना लिया है और एकदम उनका लाउंज बिल्कुल क्लियर लग रहा था। बॉयज को भेजने के बाद वो देखती है वहाँ पर ट्रिनिटी भी आता है, जो एक्चुअली कोसाका से बहुत डरता था और चोरी चोरी वहाँ पर आया था। बातों बातों में वो भी आसूका से कहता है कि अगर ये बॉयज खुद ही को संभालने लग गए तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा। लेकिन सच में आसूका को अपनी जॉब की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद नारू एक जगह पर मिलने के लिए आसूका को बुलाता है। एक्चुअली वो शॉपिंग के बारे में पूछना चाहता था कि कौन सी ग्रोसरीज कहाँ से खरीदनी है। साथ ही साथ सारी डिटेल्स भी बताता है कि हमने कैसे काम बांटा है, कौन लॉन्ड्री करेगा, कौन सफाई और कौन कुकिंग। और साथ ही साथ में उसे एक और बात भी पता चलती है कि उनके घर के करीब ही जो बाथ हाउस है, वहाँ की जो ऑनर लड़की जिसका नाम नाओ था, उसको बैंड का मेंबर एक लड़का यूकी लाइक करता है। लेकिन एक्चुअली वो खुद यूकी को लाइक नहीं करती बल्कि उसका सागा पर क्रश है। अब इंटरव्यू हो गया था बॉयज का और उनको ये बात पता चलती है कि उनकी व्यूअरशिप में 50% का इजाफा हुआ है। अब कोसाका ने उनको कहा था कि 5 दिनों में तुम लोग एक 5 वीडियो बनाकर अपलोड करोगे और उसमें जो गाने गाने थे और जो कोरियोग्राफी थी वो सारी उनको बता देती है। लेकिन सागा को फिर से इशू था। वो कहता है कि किसी के लिखे हुए गाने मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन कोसाका को अपनी बात मनवाना आता था। वो जोर जबरदस्ती से मनवा लेती है। कहती है कि इस वक्त तुम क्वांटिटी पर तवज्जो दो। अब इसी तरह से 2-4 दिन और भी गुजर जाते हैं। कोसाका आकर देखती है कि बॉयज ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया है। उनका घर और हर चीज साफ होती है और आसूका को कोई काम भी नहीं करना होता। वो बताती है कि कल एक बड़े चैनल का मॉर्निंग शो है जिसमें तुम लोग ही गेस्ट हो और तुम्हारे घर पर ही आकर शूटिंग होगी। कुछ बॉयज खुश हुए थे लेकिन साथ ही साथ एकदम परेशान भी हो गए थे। कहते हैं कि पूरा घर दिखाना होगा क्या। कोसाका कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उनको ब्रीफ किया जाता है कि तुम लोग अपने सिग्नेचर मूव्स भी बनाओ और अपनी एक स्पेशल क्वालिटी भी बताओ जो सबसे यूनिक हो। अब सभी लोग खुश हो गए थे, आसूका भी साथ साथ में। इतने में उसकी सिस्टर कहती है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, आई थिंक मेरे जाने का टाइम हो गया है, बहुत दिन यहाँ रह लिया और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम भी आ सकती हो। मेरे साथ वापस काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हस्बैंड से तो लड़ाई हो चुकी है। यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं कि अब तुम्हारा काम चलने वाला है। अब आसूका डॉग को एक लास्ट वॉक कराना चाहती थी। साथ में सागा भी आता है। सागा उससे कहता है कि तुम फिर से अपने सपने पर गिव अप करने वाली हो। ये बात सागा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। आसूका स्माइल करती है तो वो कहता है हर चीज को इडियट्स की तरह से स्माइल के पीछे मत छुपाया करो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जॉब चली जाए? और हमें ब्लूम करते देखने के सपने का क्या हुआ? हमारी सपोर्ट करने का क्या हुआ? अब वो कोई भी जवाब देती उससे पहले एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी। घर में आकर देखते हैं तो घर का हाल ही खराब हुआ था। हर चीज उनके लिविंग एरिया में पड़ी हुई थी। एक्चुअली बॉयज ने इतने दिन कोई सफाई नहीं की थी, बस सामने सामने से साफ किया था और हर गंदगी उठाकर अपने बेडरूम के एक कोने में छुपा दी थी। ओवरलोड होने की वजह से उनकी वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, हर चीज खराब हुई पड़ी थी। अब कल इंटरव्यू के लिए जब अपना बेडरूम क्लियर कर रहे थे तो सारा सामान वो लोग लिविंग एरिया में ले आए और ऐसा मैस क्रिएट हुआ कि उनसे संभाले भी नहीं संभलता था। इतने में कोसाका भी वहां पर पहुंच जाती है और जब वो ये मैस देखती है तो किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सब समझ गई थी। वो आते ही कहने लगती कि तुम लोग चैनी कभी नहीं बन सकते। इस बात पर आसूका को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि ये चैनी बनेंगे भी नहीं, ये ब्लूम्स हैं, इनको चैनी बनाने की जबरदस्ती मत करो। ये जो भी हैं ऐसे ही ठीक है, बस यही कोशिश करो कि ये अपना बेस्ट दें। सागा को बहुत स्पेशल लगा था जिस तरह से आसूका उनके लिए बोलती थी, कभी खुद के लिए नहीं बोली थी। वो कहती है कि हर इंसान डिफरेंट होता है, अगर इनको सपोर्ट की जरूरत है तो मैं करने को तैयार हूँ। बस ये अपने काम पर तवज्जो दें और अपने टैलेंट को पॉलिश करें, यही इम्पोर्टेंट है। अब कोसाका से बदला तो सिस्टर के डॉग ने ले लिया था। उसने ऐसा डराया था कि उसकी कमर में ही बल पड़ गया था। आसूका अब उन सारों को इंटरव्यू की तैयारी करने को कहती है और घर में जो मैस क्रिएट हुआ था उसके लिए आसूका उसकी सिस्टर ही काफी थे, लेकिन फिर भी किंजी हेल्प के लिए अपने एक फ्रेंड को साथ ले आता है। वो सारे मिलकर घर को ऐसा नीट एंड क्लीन कर देते हैं कि पहचाना भी नहीं जाता। इंटरव्यू की तैयारी के लिए सागा अपने सारे फ्रेंड्स को वार्न कर देता है कि वहाँ पर चैनी का नाम कोई नहीं लेगा, अपने माइंड से निकाल दो चैनी को, तुम लोग ब्लूम हो और तुम अपने में बेस्ट हो। अब वो लोग अच्छी तरह से इंटरव्यू के लिए होमवर्क कर लेते हैं, किसने किस बारे में बात करनी है और किस तरह से हर चीज़ को ह्यूमर में उन्होंने कंट्रोल करना है, ये सिलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे एक बड़ी होस्ट उनके घर पर आई हुई थी। एक्चुअली इस होस्ट का नाम लिलीसा था और वो अंदर ही अंदर छुपी हुई उनकी एक फैन भी थी। उनका इंटरव्यू काफी अच्छा जा रहा होता है कि इतने में बाहर से शोर की आवाज आने लगती है और वो शोर मचा रहा था आसूका का जीजू, जो कि अपनी पत्नी को मनाने के लिए वहां पहुंचा हुआ था।
वो काफी सॉरी करता है, लेकिन उसके बाद अपनी हरकतों पर उतर आता है। कहता है कि देखो तुम्हारी एज भी ज्यादा है और मेरी भी, हमें और कोई कहाँ से मिलेगा, इसलिए जैसे भी है गुजारा करो। आसुका को गुस्सा आता है तो वो उसे भी सुनाने लगता है कि हमेशा जिंदगी में जब भी तुम्हें मुश्किल आई मैंने तुम्हारा साथ दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ कर देनी चाहिए। लेकिन मजे की बात है, सातों के सातों बॉयज वहाँ पर आसुका को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे आगे बढ़ता है सागा, उसे अपने साथ खड़ा करके कहता है हम लोग अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। कोसाका भी ये सारा कुछ देख रही थी और उसे मन ही मन में ब्लूम्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पर किंजी कहता है कि टाइम तो थोड़ा रह गया है इंटरव्यू का, क्यों ना हम लोगों का इनका अपना एक डांस और परफॉर्मेंस दिखाएं, जो इनकी नेचर है वो ही दिखाई जाए। और ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया था। अब जब वो बॉयज लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो कोसाका बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लगता है बहुत गुस्से में थी। वो कहती है सबको यहाँ बुलाया जाए और फिर सबके सामने खड़ा होकर वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी। आसुका बिल्कुल ठीक थी, शायद कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि हर कोई डिफरेंट होता है, इसलिए मैं अब अपने तरीके को बदलने की कोशिश करूंगी और सोचूंगी कि तुम गाइस को कैसे अच्छे से सेल किया जाए। फिर वो अकेले में आसुका से कहती है कि जब मैं नई नई इस जॉब में आई थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अब मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ गुस्से में होना या खुद को स्ट्रिक्ट दिखाना ही अच्छा नहीं होता, बल्कि स्माइल भी करनी चाहिए, लीनियंट भी होना चाहिए। आसुका ने बाकी सब की तरह से कोसाका का भी दिल जीत लिया था। अब सिस्टर के वापस जाने का टाइम आ गया था और आसुका को भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखकर सागा भी खुश था। अब अगले दिन नाश्ता करते हुए वो बॉयज कहते हैं कि सारा काम तो हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी हेल्प जरूर करेंगे। हम अपने बर्तन खुद ही रखा करेंगे, चीजों को भी नहीं बिखेरेंगे, इवन के लॉन्ड्री में भी आपकी हेल्प किया करेंगे। सागा आज सारा दिन बाहर रहा था, रात को भी लेट वापस आता है। आसुका उसको देख लेती है। जब वो आया होता है तो उसे वुफ करके डराने की कोशिश करती है, लेकिन सागा का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो खामोशी से उठता है और एक तीर निशाने पर मारते हुए बोलता है कि अगर ये निशाने पर लग गया तो क्या तुम मुझे डेट करोगी। अब तीर निशाने पर लगता है कि नहीं, लेकिन जब वो थ्रो करता है तो निशाना थोड़ा सा मिस हो जाता है। ये देखकर सागा कहता है अच्छा चलो छोड़ो। फिर वहाँ से जाने लगता है तो सारे बॉयज उसे घेर लेते हैं। उन्होंने चोरी चोरी ये सारा कुछ सुन लिया था और सब देख भी लिया था। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा निशाना चूका नहीं, करीब करीब ही है। और फिर सभी के सभी उसे घेर लेते हैं, क्वेश्चंस की बौछार शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि तुम कब से आसुका को लाइक कर रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब सागा इतने सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब देता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता, तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर सारी कहानी सुनाता है, बताता है कि मैंने जो सॉन्ग राइट किया था वो सुनवाने के लिए आज मैं प्रेसिडेंट के पास गया था। उन्हें सॉन्ग पसंद तो आया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कि ये तुम्हें नंबर 1 पर ले जाए। और फिर उन्होंने मशवरा दिया था कि तुम एक लव सॉन्ग राइट करो। अब लव सॉन्ग, इस बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, रोमांस के बारे में वो जानता नहीं था, इसलिए वो अपनी रिसर्च करने के लिए डेटिंग प्लेसेस पर जाना चाहता था। अकेला कैसे जाता, इसलिए एक ही लड़की उसकी नजर में आई और वो थी आसुका। उसे अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ रिसर्च करने के लिए। अब आसुका भी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि कोई रिसर्च के लिए भी डेट पर जाता है क्या। अब अकेले में जाकर नारू सागा से पूछता है कि क्या सच बताऊं, तुम्हें आसुका के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। लेकिन सागा फौरन से इनकार कर देता है, कहता है ना तो मैं उसे लाइक करता हूँ ना ही उसे नफरत करता हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल। और ये सब कहा था मैंने सिर्फ लव की इंस्पिरेशन लेने के लिए। अब उसके बाद वो सारे बॉयज रात को इकट्ठे हो जाते हैं अपने ही बेडरूम में और एक दूसरे को अपनी अपनी लव स्टोरीज सुनाने लग जाते हैं, ताकि कुछ तो आइडिया मिले, कुछ तो क्लिक करे सागा को लव सॉन्ग लिखने के लिए। अब हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, लेकिन वो बेचारे सदा के सिंगल ही थे। उनकी लव स्टोरीज एक से बढ़कर एक थी। एक ने तो लास्ट टाइम डेट किया था जब वो क्लास 2 में था, और एक तो ऐसा था जिसे गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट लगता था, और तीसरे की तो कहानी ही निराली थी। वो जिस लड़की को भी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था उसका राइवल आकर उसे चुरा कर ले जाता था। इन शॉर्ट ये लव स्टोरी नहीं बल्कि दुख भरी और टूटे दिल की कहानियां ही लग रही थी। अब सागा को लग रहा था कि यहाँ पर बैठना फजूल है, इससे तो मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा लव की साइड। अब वो उन सारे बॉयज से साइड पर होकर छत पर जाता है और वहाँ पर बैठकर कुछ लिरिक्स सोच रहा होता है, रिकॉर्डिंग करना चाहता था। सागा को इतना परेशान और डिसअपॉइंटेड सा जाते हुए आसुका भी देख लेती है। वो बहुत अच्छे से उसे नोटिस कर लेती थी, तो वो उसके पीछे पीछे छत पर आती और उसे कहती है कि अगर मेरी बोतल का निशाना बिल्कुल ठीक लगा तो फिर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। अब सागा तो एकदम हैरान बैठा हुआ था कि इतने में बॉटल बिल्कुल बास्केट के अंदर चली जाती है, मतलब कि निशाना एकदम ठीक था। पर सागा कोई खुशी नहीं मनाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बस उठते हुए ये कहता हुआ चला जाता है कि इस फ्राइडे को मैं फ्री हूँ।
अब वो बॉयज़ जब प्रैक्टिस करने के लिए अपने ऑफिस में गए हुए होते हैं तो आज वहाँ पर आसूका भी आती है। उनके लिए लंच बना कर लाई थी। लंच बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ कर्टसी अक्सर वो ऐसा करती रहती थी। और यहीं पर ही वो सागा को बताती है कि मैंने कुछ लोगों से मशवरा लिया है और मुझे सबने यही कहा है कि जू जाना पहली डेट के लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स भी होते हैं और ये बजट फ्रेंडली भी है। अब सागा को समझ नहीं आ रही थी कि जू और डेट का क्या लेना देना है, लेकिन इतने में ऊपर से आसूका की सिस्टर आ जाती है, जिसको एक्चुअली कोसाका ने बुलाया था। उसने चेनी के लिए उनसे मंगवाकर खाना डिलीवर कराया था, तो वो बॉयज से भी मिलती है और उनके लिए भी खाना लेकर आई थी। आज कोसाका जब बॉयज से बात कर रही होती है तो ब्लूम से बात करते हुए उसके फेस पर कई दफा स्माइल आई थी और उसे स्माइल करते उन्होंने लाइफ में पहली दफा देखा था। अब कोसाका आसूका से कहती है कि मुझे पता चला है जब से तुम काम पर आई हो तुमने एक भी छुट्टी नहीं की। तुम्हारी छुट्टियां बनती हैं, जब रेस्ट करने का मन हो 2-4 छुट्टियां कर लेना। आसूका खुश थी कि कोसाका कितनी केयरिंग हो गई है, जबकि उधर सागा चोरी चोरी डेट के बारे में डिटेल्स पढ़ रहा था। वहाँ पर क्या क्या मिलता है जो रोमांटिक हो सकता है, इस बारे में रिसर्च कर रहा था। अब फाइनली डेट का दिन आ गया था। वो दोनों जू में जाते हैं। सागा बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन तब बहुत गड़बड़ हो जाती है जब वो देखता है कि 6 के 6 बॉयज भी वहीं पर ही पहुंच चुके हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। वो बॉयज भी यही सोच कर आए थे कि ये कौन सा असली डेट पर गए हैं, सिर्फ रिसर्च के लिए तो गए हैं, तो हम भी साथ चलते हैं। उन्होंने भी काफ़ी दिनों से कोई फन नहीं किया था, तो आज जू जाने का प्लान होता है। लेकिन उन्हें साथ देखकर सागा का मूड बहुत खराब हो गया था। उसका ना तो वहाँ घूमने फिरने का मन कर रहा था, ना ही कुछ खाने का। ऑफ कोर्स मूड तो खराब होगा। अब कबाब में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 6 हड्डियाँ आ चुकी थीं और उन बॉयज को देखकर उसे कोई भी रोमांस की या लव की फीलिंग्स आ ही नहीं रही थी। आसूका जब यहाँ पर बॉयज की बार बार फोटोज ले रही होती है तो उसने भी नोटिस किया था कि सागा का मूड बहुत ऑफ हो गया है। तो वो एक बहाने से सारे बॉयज को सामने बिठाती है और कहती है कि हम यहाँ पर स्प्लिट कर जाते हैं, जिसका जहाँ इंटरेस्ट हो वो उस साइड पर चला जाए। वो इतनी अच्छी लीडर थी, इतने अच्छे से ब्रीफ करती थी कि यहाँ पर उसके मुंह से निकल जाता है कि इसकी वजह ये है क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। वो फॉर्मर टीचर है। ये सुनकर सारे ये हैरान रह गए थे। वो कहती है क्या सागा ने तुम लोगों को नहीं बताया? मैं उसके स्कूल की टीचर थी। सागा एम्बेरस होता है और कहता है मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं तुम थी टीचर के नहीं थी। वेल इन दी एंड सारे बॉयज इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नारू था जो अभी भी उनको चिपक कर खड़ा हुआ था। सागा का बहुत मूड खराब हो जाता है और वो खुद को रिफ्रेश करने के लिए वहाँ से साइड पर कुछ ड्रिंक लेने के बहाने चला जाता है। अब पीछे अकेले में नारू आसूका को कहता है कि क्या तुम वही टीचर हो जो इसको म्यूजिक क्लास में मिली थी, जिसने इसे इनकरेज किया था? आसूका सुनकर हैरान थी। यहाँ पर नारू बताता है कि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल थी। तुमने उस वक्त उसे जो जो बातें बोली थी वो गलती से उसके रिकॉर्डर में सेव हो गई थी। अब जब भी वो लाइफ में खुद को डाउन फील करता था तो अपनी उसी टीचर की बातें निकाल कर सुनता था। मीन्स इन शॉर्ट आसूका सागा की लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। वो कहता है कि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। वो यही बातें कह रहा होता है कि ऊपर से सागा भी आकर ये सब सुन लेता है। सागा को बुरा लगा था। वो अपना ये राज नहीं चाहता था कि आसूका तक पहुंचे। वो कहता है मैंने देखा है तुम बहुत बदल चुकी हो। जब तुम स्कूल में होती थी तब एक डिफरेंट इंसान थी और अब जब यहाँ पर मैट्रन बनकर आई हो तो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हो। आसूका ये सुनकर एकदम परेशान हो जाती। वो काफी डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन एक्चुअली डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं थी। सागा का मतलब था अच्छे मीन्स के उसमें अच्छा बदलाव आया है। लेकिन वो कोई भी बात उसे एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही उनका एक फ्रेंड खो जाता है और वो सारे लोग उस तरफ को चले जाते हैं। उधर सिस्टर को दिखाते हैं। चैनी को जब से उसने खाना डिलीवर किया था उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था और तब से उसके तो वारे नयारे हो गए थे। उसके लिए बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे और इतने ऑर्डर्स आते थे कि उससे हैंडल भी नहीं होते थे। और अब उसने एक फेस्टिवल पर थोड़े दिन के लिए स्टॉल लगाने जाना था। उसको हेल्प की जरूरत थी तो आसूका भी अपनी 3-4 छुट्टियां लेकर वहाँ चली जाती है। सागा को आसूका की बहुत कमी फील हो रही थी। उसे तो घर घर ही नहीं लगता था उसके बिना, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहता है। रोजाना आकर देखता है कि कोई गुड मॉर्निंग कहने वाला नहीं, कोई नाश्ता बनाने वाला नहीं। जैसे ही वो ऑफिस से वापस घर को आता था तो उसे छत देखते ही घर सूना सूना लगने लग जाता था और उसका मन ही नहीं करता था कि वो इस घर में जाए। किचन में हर जगह उसे आसूका की यादें आने लगती हैं। कहीं कहीं बैठी हुई भी नजर आती है, लेकिन सागा की तो नेचर ही नहीं थी कि वो अपनी बात किसी से भी शेयर करता। वो खामोश रहता है, लेकिन बाकी सारे बॉयज दिल खोल कर कहते हैं कि हम आसूका को बहुत मिस करते हैं। उसका बनाया हुआ नाश्ता ही हमारे लिए स्पेशल था। आज उनकी एजेंसी में ही कोसाका उनको कहती है कि मैं तुम सारे बॉयज को लंच ट्रीट पर लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन सागा का कोई मन नहीं था। वो जाता ही नहीं है और कोई बहाना करके एक्सक्यूज करके निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर नाव दिखाई देती है, वही बाथ हाउस वाली लड़की। वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक फेवर चाहिए
और उसको एक कबर्ड जाकर दिखाता है किचन में, जो हमेशा खोलने में आसुका को दिक्कत होती थी। वो वही कबर्ड उसके लिए फिक्स कराना चाहता था। वो नाव के थ्रू वो फिक्स करा लेता है। अब इसी को तो कहते हैं किसी की खामोशी से उसकी केयर करना। सागा को काफी खुशी होती है कि वो आसुका की कुछ तो हेल्प कर सका। यहाँ पर एक फ्रेंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने देखा है तुम भी आसुका को बहुत मिस करते हो, तभी तो उसके लिए किचन में कबर्ड फिक्स करा रहे हो, लेकिन कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तुम बोलना क्यों नहीं सीखते, हम भी तो सब बोलते हैं। वो उसको यही समझाता है कि दिल में बातें ना रखा करो, इस तरह से बोझ बनता है, एक्सप्रेसिव होना चाहिए तुम्हें। अब उसकी ये बात जब सागा सुनता है उसे क्लिक कर जाती है और वो वहीं से दौड़ता हुआ जाता है और भागता भागता उसी फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहाँ पर आसुका ने स्टॉल लगाया हुआ था। आसुका मुड़ती है, अचानक से उसे वहाँ खड़ा देखकर वो हैरान रह जाती है। यहाँ पर सागा अपने दिल की हर बात कहता है, मुझे पता है तुमने गलत मतलब निकाला था, बल्कि मैंने तो ये बोला था कि तुम अब बदल गई हो, लेकिन अच्छे मीनिंग्स में। तुम अब पहले से भी ज्यादा वार्म हो चुकी हो। स्टार्ट में मैं तुमसे रूड इसलिए हुआ करता था, मैं खुद में डिसअपॉइंट था। तुमने मेरे से इतनी उम्मीदें लगाई थी कि मैं एक आइडल बनूंगा, मुझे इतना इनकरेज किया था, लेकिन मैं कुछ भी ना बन सका, मैं तो जीरो हो गया। और उसे कहता है कि तुम कल भी मेरे लिए जितनी स्पेशल थी आज भी वैसी ही स्पेशल हो। और फिर उससे सुलह करने के लिए उसे खुद को हक करने को बोलता है। आसुका हैरान रह गई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हक करना भी चाहती थी, पास आती है डरते डरते, लेकिन आगे से सागा इतना कस के उसे हक करता है कि यहाँ पर तो आसुका की धड़कन नहीं रुक गई। हक करने के बाद वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। आसुका बस उसे देखती रह जाती है कि ये हो क्या गया है। अब वो फौरन से घर पहुंचा था। अब उसे इंस्पिरेशन मिल गई थी। उसे लिरिक्स ज़हन में आ रहे थे कि उसने लव सॉन्ग में क्या लिखना है। वो सारी रात बैठकर लिखता रहता है और जब सुबह होती है तो उसका एक सॉन्ग बिल्कुल रेडी था। और इसके साथ ही उसे गुड मॉर्निंग की आवाज सुनाई देती है जो आसुका की थी। वो वापस लौट आई थी। हर कोई उसे देखकर बहुत खुश था। आसुका सागा को थैंक्स भी करती है उसके लिए कबर्ड ठीक कराने के लिए। अब उसके बाद जब शाम को वो छत पर काम कर रही थी तो सागा ऊपर आता है। आसुका वहाँ से जाने लगती है कि शायद ये प्रैक्टिस करने के लिए आया है, लेकिन वो उसे बुलाकर अपने पास बिठाता है। कहता है, मैं गाना लिख चुका हूँ और तुम्हें वो पहली इंसान हो जिसे मैं लव सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। वो गाना बहुत ऑसम था, प्रेसिडेंट को भी बहुत पसंद आता है और उसके सारे साथ के बॉयज को भी। उसके बाद वो लोग वो गाना रिकॉर्ड करा देते हैं। उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि इस गाने के बाद उनकी रैंकिंग बहुत अप जाएगी और इसकी काफी सारी पब्लिसिटी भी की गई थी। आसुका को भी वो गाना दिल को छू गया था। जब भी वो ये गाना सुनती थी सागा उसे देखता रहता था। नारू ने एक दफा पूछा था सागा से कि क्या तुम आसुका को लाइक करते हो। वो आज जवाब देता है, कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है, वो मेरे लिए स्पेशल है और अब मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब बॉयज बैंड्स की रैंकिंग का रिजल्ट आता है। रैंकिंग अपडेट हुई थी, हर किसी की दिल की धड़कनें तेज थी। आसुका को भी घर पर कॉल आती है रैंकिंग के बारे में बताने के लिए। अब रैंकिंग क्या रही थी, वो घबरा गई थी और बहुत नर्वस थी। और फिर उसे पता चलता है कि उनका सॉन्ग मेलोडी नंबर 87 पर है। रैंकिंग काफी बिलो थी। सब बॉयज एकदम उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा ही अरसा बचा है, हम इतना ऊपर कैसे जाएंगे, कैसे नंबर 1 पर आएंगे। लेकिन अगर कोई अभी भी ऑप्टिमिस्टिक था तो वो थी आसुका। वो कहती है कि अभी भी हमारे पास समय है, हम कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। कोसाका का भी यही ख्याल था। वो कहती है, मैं हर हद तक जाऊंगी इन बॉयज को नंबर 1 लाने के लिए। आसुका को पता था कि बॉयज एकदम उदास बैठे होंगे। वो फौरन से उनके लिए एक अच्छा सा लंच प्रिपेयर करके लाती है। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करती है ताकि इन बॉयज को चीयर अप कर सके। उसी समय सागा खड़ा होता है और कहता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और वो सभी बॉयज फिर मिलकर अपने लिए आइडियाज सोचने लगते हैं कि किस तरह से वो रैंकिंग में अप हो सकते हैं। उन्होंने यही फैसला किया था कि अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। अब लंच के साथ ड्रिंक्स लेने के लिए नारू और सागा जाते हैं। नारू उससे कहता है, तुमने लास्ट टाइम क्या कहा था, आसुका मेरे लिए स्पेशल है, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो, प्यार में पड़ गए हो। लेकिन सागा कहता है, ऐसी बात मैंने नहीं बोली, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अब मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। इतने में वो याद करने लगता है कि जब आसुका वापस आई थी तो उसने उससे वही हक की बात की थी और कहती है कि वो मेकअप हग बहुत लवली और बहुत क्यूट थी। लेकिन सागा ये सुनकर शर्मा जाता है और अब भी वो टाइम याद करके वो ब्लश कर रहा था। लेकिन वो नारू को कहता है कि ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब थोड़े दिनों बाद मार्केट में आसुका को नाव नजर आती है। नाव तो उसे इग्नोर करके गुजरना चाहती थी, लेकिन आसुका उसे बुला लेती है। एक्चुअली नाव उससे जेलस हो रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि सागा इसकी केयर करता है और इसी के लिए उसने उससे कबर्ड बनवाई थी। वो सागा को लाइक करती थी। 2 गर्ल्स एक लड़के को लाइक करें, अब जेलसी तो पैदा होगी ना।
यहाँ पर नाव आसूका के थ्रू सागा को एक मैसेज भेजती है और कहती है कि मैंने उसका एक छोटा सा काम किया था, उससे कहना मैं थैंक यू गिफ्ट का वेट कर रही हूँ। उधर सागा घर पर परेशान बैठा हुआ था। वहीं पर ही उसे बैंड मेंबर तकारा की डायरी नजर आती है। तकारा ने आजकल बैंड की लीडरशिप संभाली हुई थी और वो सारों के पॉजिटिव पॉइंट्स और खूबियां अपनी डायरी में नोट करता था ताकि सबकी स्ट्रेंथ्स उसे पता चले। लेकिन उसका जो अपना नाम था उसके नीचे उसने कोई भी खूबी नहीं लिखी हुई थी। वो कहता है कि आप सब लोग बहुत क्वालिफाइड हो, कोई ना कोई क्वालिटीज हैं, लेकिन मुझ में शायद कोई भी नहीं है। मैं किसी काम में भी अच्छा नहीं हूँ। वो खुद को बाकी 6 मेंबर्स से हमेशा नीचा ही समझता था और इसी वजह से उसे अपनी खूबियां कभी नजर ही नहीं आई थी। इतने में उन्हें पता चलता है कि कोसाका वहाँ पर आई हुई है और वो उन बॉयज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई थी। उन्हें अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट मिल रहा था। उस कॉन्सर्ट में वो अपने 2 सॉन्ग्स गाएंगे, एक वो लव सॉन्ग जिसका नाम मेलोडी था और दूसरा उनका सबसे पहला सॉन्ग जिसका नाम कम अगेन था। उन बॉयज को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको एक नई लाइफ मिल गई हो। उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी थी और वो बहुत बड़ी थी। अगर उनका कॉन्सर्ट हिट जाता तो वो लोग नंबर 1 पॉइंट तक पहुंच सकते थे। अब वो सभी खुश हो जाते हैं और अपने कॉन्सर्ट के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने कोरियोग्राफी करनी है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पर आसूका खड़े खड़े उनको एक आइडिया देती है। सोलो परफॉर्मेंस के साथ साथ वो उनको पेयर डांस का भी आइडिया देती है जो सबको काफी पसंद आता है। उनके पास थोड़े से दिन बचे थे तो वो बॉयज अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, अच्छे से कोरियोग्राफी करते हैं, नए नए स्टेप्स लेकर आते हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल बहुत अच्छी जा रही थी और साथ ही साथ वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होना चाहते थे ताकि नंबर 1 तक पहुंच सके। लाइव स्ट्रीमिंग के बीच वो लोग बहुत सी इंटरेस्टिंग हरकतें करते हैं। एक दफा नारू सागा से क्वेश्चन करता है लाइव स्ट्रीमिंग में कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, और ये सुनते ही उसके माइंड में सिर्फ आसूका आई थी, लेकिन वो खामोश रहता है। अब कुछ बॉयज कभी कभी रेडियो पे प्रोग्राम करने जाते थे ताकि पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर सकें, और वहीं पर ही चैनी के एक मेंबर के साथ जिसकी हमेशा राइवलरी रहती है, इजी और यूजू हमेशा लड़ाई भी वहां पर करते रहते हैं शो के बीचों बीच। अब डे टू डे जब वो अपनी रैंकिंग पर नजर डालते थे तो उनकी काफी इम्प्रूवमेंट आ रही थी। वो 60s में तो पहुंच चुके थे। अब वो दिन आ जाता है जब उनके कॉन्सर्ट में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे थे। उन्होंने हर तरह से अपनी रिहर्सल करके तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन यहाँ पर एक मसला था। तकारा के पैर में चोट लगी हुई थी। ओवरवर्क कर लिया था उसने, लेकिन वो बाकी सबसे छुपा रहा था। उधर आसूका सागा के पास आती है और उसे नाव का मैसेज दिया था। उससे पूछती है कि तुमने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया अभी तक, और आइडियाज देने लगती है कि बहुत से क्यूट गिफ्ट्स होते हैं, लड़कियों को पसंद आते हैं, तुम कुछ भी दे सकते हो। लेकिन सागा कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, और अगर समय हुआ भी सही तो कोई और स्पेशल इंसान है जिसके साथ मैं वो टाइम बिताना चाहूंगा, नाव नहीं। आसूका बहुत इनोसेंट थी। सागा उसके बारे में बात कर रहा था, उसे पता भी नहीं था। अब उन बॉयज का एक दिन बाद कॉन्सर्ट था। उनको यही मशवरा दिया जाता है कि कल की वो छुट्टी मनाएं, रेस्ट करें, बिग डे से पहले फ्रेश होना बहुत जरूरी होता है। तो अब वो बॉयज रिलैक्स करने के लिए बाथ हाउस में जाते हैं, और यहाँ पर आज उनके साथ सागा भी आया था और वो नाव को थैंक्स करता है उस दिन अपनी हेल्प करने पर, और साथ ही साथ उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट में था उनके कॉन्सर्ट का टिकट। नाव खुश हो जाती है, कहती है शॉर्ट नोटिस पर दिया है एक दिन पहले, लेकिन फिर भी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उसी समय उनके बीचों बीच इजी आ जाता है जिसका नाव पर क्रश था, और वो कहने लगता है सागा को कि इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन सागा को तो वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं था। उधर टकारा जब घर वापस जा रहा होता है तो उसी समय उसकी इंजरी में ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है। उसने इतने दिनों से जो छुपाया था अब वो सबसे पहले तो आसूका को पता चलता है। वो परेशान हो गई थी कि इस पैर के साथ तुम कैसे परफॉर्म करोगे, लेकिन वो डर के मारे किसी को भी नहीं बता रहा था। वो किसी को मायूस नहीं करना चाहता था। लेकिन इतने में बाकी बॉयज भी ऊपर से पहुंच जाते हैं। सागा कहता है खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत, चोट के साथ तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे, और वो उसको फौरन से पकड़ते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो बहुत उदास था क्योंकि उसे डॉक्टर ने 2 हफ्ते रेस्ट करने को कहा था और कॉन्सर्ट कल था। अब वो उस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर बाकी दोनों फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं हम लोग बैंड हैं, एक ही टीम के मेंबर्स, हम सारे ही स्टेज पर जाएंगे, तुम भी हमारे साथ होगे, तुम्हें हम निकालेंगे नहीं। क्या हुआ अगर तुम खड़े नहीं हो सकते, हम बाकी के 6 तो बैठ सकते हैं, हम तुम्हारे साथ बैठ कर ही परफॉर्म करेंगे। अब वो बॉयज घर जाते हैं और अपनी कोरियोग्राफी में थोड़ी सी चेंजिंग्स करते हैं और उसको सिटिंग पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली कॉन्सर्ट की शाम आ चुकी थी। बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें लिलीसा भी थी जो खुद एक सेलिब्रिटी थी और छुप छुपा कर उनका कॉन्सर्ट देखने आई थी क्योंकि वो उनकी फैन थी। नाव और आसूका भी पहुंचे हुए थे और बॉयज को पता चलता है कि ये साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट भी की जाएगी और प्रेसिडेंट इसको लाइव ही देखेंगी।
अब उनका फ्यूचर इसी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था कि इसके बाद उनकी रैंकिंग कितनी ऊपर जाती है। अब उन बॉयज की स्टेज पर एंट्री होती है। वो सब लोग चेयर्स पर बैठे हुए थे और वो सबको बताते हैं कि एक्चुअली टकारा के साथ कौन सा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने कोरियोग्राफी को चेंज किया है। उसके बाद वो लोग अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। टकारा तो सारा टाइम बैठा रहा था, बाकी लोग उसके साथ बैठ भी जाते थे और कभी खड़े होकर भी परफॉर्म करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे आइसोलेट नहीं होने दिया था। उनकी परफॉर्मेंस दोनों गानों पर बहुत जबरदस्त जाती है। यहाँ पर एक दफा वो आसुका को देखकर स्माइल करता है और नाओ बहुत जेलस हो जाती है सागा को उसकी तरफ देखते हुए। अब वो बॉयज तो घर चले गए थे, जबकि आसुका बाकी लोगों के साथ डिनर करने बाहर जाती है। यहाँ पर कोसाका उससे पूछती है, क्या तुम्हें कभी किसी से जेलसी फील नहीं हुई? तुम हमेशा इतनी स्वीट और इतनी स्माइलिंग कैसे रहती हो? आसुका कहती है, जेलसी तो तब हो ना जब मैं खुद को किसी से सुपीरियर समझती हूँ। वो बहुत हम्बल थी और किसी को भी अपने से नीचा नहीं देखती थी। उसके साथ स्कूल में जो हादसा हुआ था उसकी यादें उसे आज भी थी और इसी वजह से वो अपने आप को एक फेलियर समझती थी। बाकी के बैंड बॉयज जब टकारा को उसकी डायरी वापस करते हैं तो उस पर उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज भर के लिख दी थी 2-2 पेजेस पर जो टकारा में थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा बैंड बिल्कुल एक टीम बनता जा रहा था, बिल्कुल परफेक्ट टीम। अब नेक्स्ट डे लास्ट डे था और रैंकिंग अपडेट होनी थी। आसुका बहुत डर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट में ऊपर जाती है। जब देखती है तो उनका मेलोडी सॉन्ग नंबर 3 पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो उदास हो गई थी। साथ ही में सागा की कॉल आती है। वो रो पड़ती है, लेकिन रोते रोते से कह रही थी, कोई बात नहीं, लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती। लेकिन सागा उससे कहता है, क्या तुमने देखा है रैंकिंग में अच्छे से? और फिर हमें पता चलता है कि उनका मेलोडी सॉन्ग तो 3रे नंबर पर था, लेकिन कम अगेन फर्स्ट आया था। वो लोग रैंकिंग में टॉप पर थे, उनका गोल अचीव हो चुका था। सागा उससे कहता है, मैं अभी के अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर वो दौड़ता हुआ सीधा घर की तरफ आने लगता है। आसुका भी एकदम रेडी होकर बाहर गेट पर ही खड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, लेकिन सागा उसकी तरफ आगे बढ़ता उससे पहले ही नाओ आकर उसको हक कर लेती है और कांग्रेस करने लगती है। सुका बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। वो तो अंदर चली जाती है और सागा उसके पीछे जाना चाहता था। वो जाते जाते नाव को क्लियर करता जाता है कि देखो तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन उस सेंस में नहीं, इसलिए प्लीज कोई उम्मीदें ना रखना। अब वो दौड़ता हुआ सीधा जाता है आसुका के करीब और उससे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कहता है कि प्लीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिल में ना लेना, मैं नाव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता और तुम्हें नॉर्मल होने का प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। सारे काम छोड़ो और मेरी तरफ देखो। और लगता था कि इसके बाद वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ही वाला है कि ऊपर से सारे बॉयज पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम घर आ गए। और आसुका उन सारों को कांग्रेट्स करती है। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था, हर कोई बहुत खुश था और इसमें आसुका को थैंक्स भी करते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा हाथ था उनको इनकरेज करने में। अब ब्लूम्स का एरा स्टार्ट होने वाला था। उन लोगों को बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में बुलाया जाता है। इतने सारे कॉन्सर्ट्स भी उनको मिलते हैं क्योंकि वो नंबर 1 बैंड बन चुके थे स्ट्रीमिंग में। उन्हें थोड़े दिनों के लिए अपने इस घर से मूव करना पड़ेगा और जाते जाते सागा आसुका को कहता है कि जो बात हमारी बीच में रह गई है, जब मैं फारिग होकर आऊंगा मेरा वेट करना, मैं बहुत अच्छे से सारा कुछ सेटल करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि इसी तरह से 3 महीने बीत चुके हैं। ब्लूम्स बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं जापान में। उनको इतना सारा काम मिलता है कि उनको फुर्सत भी नहीं मिलती थी अपने घर लौटने की। वो कभी फोटोशूट कर रहे होते थे, कभी किसी मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे होते थे, तो कभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है और कोसाका कहती है कि ये एक बिगनिंग है, एंडिंग नहीं। यहाँ से ब्लूम्स की तरक्कियों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। एक दफा उनका एक इंटरव्यू हो रहा होता है। उसी बीच उनके एक मेंबर यूकी के मुंह से निकल जाता है कि हमारा एक 8वां मेंबर था, आई विश कि वो आज भी हमारे साथ होता। लेकिन बाकी सारे मेंबर्स उसे चुप करा देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि 3 महीने से उनमें सबसे ज्यादा बिजी सागा था जो उनके लिए नए गाने लिख रहा था। आसुका तो आजकल ज्यादातर टाइम फ्री ही रहती थी क्योंकि बॉयज ने हॉस्टल में वापस आना ही नहीं होता था। वो अक्सर समय अपनी सिस्टर के साथ बिताती थी। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बातों बातों में कहती है कि क्या सागा के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कोई आगे बढ़ा, कोई प्रोग्रेस तो हुई होगी। आसुका हैरान थी। फिर हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर ने उन दोनों को हक करते हुए देख लिया था। वो कहती है वो बहुत क्यूट हक था। लेकिन आसुका कहती है कि ये ब्लूम्स के लिए, स्पेशली सागा के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरी औकात ही क्या है, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और मैं सिर्फ एक मेड। अब जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि एक केक उसके घर के बाहर बिखरा पड़ा है। ये किसने किया था ये तो पता नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद कुछ बॉयज तो घर वापस आ जाते हैं, बाकी सारे लेट थे।
यहाँ पर युकी आसुका को बताता है कि आजकल नाओ बहुत गुस्से में होती है, उसका मूड खराब होता है क्योंकि तकरीबन 3 महीने हो चुके सागा बाथ हाउस पर कभी आया ही नहीं है, उसने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। और फिर आसुका को पता चलता है कि उन बॉयज की नेक्स्ट परफॉर्मेंस सागा के स्कूल में है, वो वहाँ पर एक कॉन्सर्ट करेंगे। इसी स्कूल में तो आसुका ने भी पढ़ा था, वो लोग उसे इनवाइट करते हैं कि तुम भी वहाँ जरूर आना, लेकिन वहाँ से आसुका की अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई थी, वो स्कूल को छोड़कर भाग गई थी। वो उनसे एक्सक्यूज कर लेती है और इसके बाद युकी बताता है कि मैंने अपने 8वें मेंबर रोयुस्की को भी मैसेज किए हैं और उसने मुझे रिप्लाई किया है। वो कहता है कि मैं भी स्कूल में कॉन्सर्ट देखने जरूर आऊँगा। लेकिन एक और मेंबर ऊपर से आता है, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो कहता है कि रोयुस्की का अब हमसे कोई रिश्ता नहीं, वो हमें छोड़कर चला गया था, अब तुम उसे क्यों बुलाते हो। और इसी बात पर उन दोनों बॉयज़ की आपस में लड़ाई हो जाती है। वह आसुका को पता चलता है कि सागा भी आज घर आने वाला है और वो चाहता है कि आसुका के हाथ का डिनर खाए। फ्रिज में कुछ नहीं पड़ा था, वो ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर भाग जाती है। बीचों बीच रेन आ गई थी और इस बारिश में कोई उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सागा था। उससे कहता है कि तुम एहतियात क्यों नहीं करती, अम्ब्रेला नहीं लेकर आई। अब आसुका तो बहुत शर्मा रही थी, बार बार उसके छाते से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वापस अंदर बुला लेता है। यहाँ पर रोयुस्की की बात होती है तो सागा उसे कहता है कि ये वही लड़का था जो हर वक्त क्लास में मेरे साथ बैठा करता था, वो उसका हाई स्कूल फ्रेंड था। और उसके बताने पर रोयुस्की आसुका को भी याद आ जाता है, वो उनकी टीचर रही थी। आसुका एक्सक्यूज करती है कि तुम लोगों का वो परफॉर्मेंस जो स्कूल में होगा वो मैं देखने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तो आगे से सागा कहता है तुम्हारी खातिर हम लाइव स्ट्रीम कर देंगे, तुम जरूर देखना उसे। इतने में कुछ गर्ल्स वहाँ पर सागा के पीछे आने लगती हैं, लेकिन वो एक साइड पर आसुका को अपने साथ छुपा लेता है ताकि कोई उनको देख ना सके। लेकिन आसुका को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लगता था कि अगर लोगों को ये बात पता चली कि ये एक मेड के इतना क्लोज हो रहा है, सोशल मीडिया पर इस पर क्रिटिसाइज करेंगे। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके हैं। ये कौन था, एक थे या एक से ज़्यादा, ये पता नहीं चलता। लेकिन इस सिचुएशन में फौरन से कोसाका पहुंच जाती है, उनकी मैनेजर थी और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। वो सेलिब्रिटीज थी, उनको फौरन से कहती है कि पैक करो, जब तक ये इशू पुलिस रिजॉल्व नहीं करती तुम लोग होटल में रहोगे। सागा को आसुका की फिक्र हो रही थी। आसुका को कहा जाता है कि तुम थोड़ी दिन अपनी सिस्टर की तरफ मूव कर जाओ, सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी। लेकिन आसुका नहीं मानती, वो कहती है कि इस जगह का ख्याल रखना ही मेरी जिम्मेदारी, मैं यहीं रहूंगी। डिनर तो वो बना नहीं पाई थी, उसके फ्रिज में सिर्फ राइस बॉल्स पड़े थे, लेकिन सागा को किसी और के हाथ के बने पसंद नहीं आते थे। आसुका को वो कहता है तुम किसी और में नहीं हो, ये याद रखना, तुम बहुत स्पेशल हो। अब होटल में जाकर सागा काफी परेशान था आसुका के लिए। वो कहता है कि पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाती है, जब भी मैं उससे सीरियसली कोई बात करना चाहता हूँ कोई ना कोई ऊपर से आ जाता है या फिर मैं खुद ही हेजिटेट कर जाता हूँ। मैं हिम्मत ही नहीं इकट्ठी कर पा रहा कि किसी तरह से आसुका से बात करूँ। इतने में पता चलता है कि युकी और इजी की लड़ाई हो गई है। इजी अपने स्टडीज पर ज्यादा तवज्जो देने लगा था, एक सर्टिफिकेट लेना चाहता था। युकी को लगता था कि ये अपना 100% बैंड को नहीं दे पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है अभी भी कि ब्लूम्स का फ्यूचर नहीं, ये अपना एक साइड प्लान बी सेव करना चाहता है। लेकिन सागा सारे हालात को कंट्रोल करके सबको शांत कराता है और कहता है कल की परफॉर्मेंस पर तवज्जो दो। अब नेक्स्ट डे स्कूल की मैनेजमेंट उन बॉयज बैंड से मिलने के लिए आती है। उनके साथ 2 टीचर थे, उनमें से एक टीचर हिस्ट्री का था जो सागा का टीचर रहा था। वो उसे इतना सक्सेसफुल देखकर बहुत खुश होता है। बाकी लोग सागा के बारे में पूछते हैं कि ये स्कूल में कैसा था, तो वो बताता है कि पहले तो ये डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन फिर एक टीचर आई थी जिसका नाम आसुका था। उससे मिलने के बाद ये एकदम बदल गया था, ये उसके बहुत क्लोज हो गया था और अब सबको पता चलता है कि ये तो वही आसुका है। वो उस टीचर को बताते हैं कि वो अभी हमारी मेट्रन है। हिस्ट्री टीचर ये सुनकर एकदम सरप्राइज रह जाता है और कहता है प्लीज मुझे एक दफा आसुका से मिलवा दो। उधर आसुका को दिखाया जाता है उसने उसी क्रिमिनल को पकड़ लिया था जो दोबारा घर पर हमला करने आया था। वो कोई और नहीं बल्कि रोयुस्की था, उनका 8वां मेंबर। और जैसे ही वो उनको छोड़कर गया था, अब जब बैंड मेंबर उसे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था कि अब ये मुझे चिढ़ाना चाहते हैं। अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और वो लोग एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। वो जेलस में आकर ये सब कुछ कर रहा था। इतने में सारे लोग ऊपर से पहुंच जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहता है कि बेशक पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन साथ ही साथ सबको ये क्लियर भी कर जाता है कि मैं सागा की वजह से छोड़कर नहीं गया था, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि ये बैंड एक फेलियर है। मैं तो सागा को भी कहता था कि ब्लूम्स को छोड़ो और कोई और जॉब तलाश करते हैं, लेकिन सागा ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी ताकि सारे लोग उसको दोष ना देते रहें। जो जाने वाला था वो चला गया, उसको बाद में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अब उन बॉयज़ के साथ वही टीचर भी वहाँ पर आया था।
वो यहाँ पर आसूका से आकर सॉरी करता है किसी बात से, और बस थोड़ी सी उनकी फॉर्मल सी इंट्रोडक्शन होती है और फिर वो चला जाता है। लेकिन लग रहा था कि जैसे आसूका उसके लिए काफी स्पेशल है। अब शाम को वो सातों बॉयज इकट्ठे बैठते हैं। यूकी सबसे सॉरी करता है कि मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती की। और सबको यही लग रहा था कि सागा कितना महान है। वो हमेशा खुद ही अपने ऊपर सारा ब्लेम लेता रहा, लेकिन उसने कभी सच्चाई नहीं बताई थी किसी को। उन सबको यही लगता था कि उनका बैंड अगर आज खड़ा हुआ है तो सागा के बल पर, क्योंकि उसने सबको यूनाइटेड रखा और वो ही सबसे ज्यादा एफर्ट भी करता है। उसके बाद सागा आता है आसूका के पास और उससे कहता है कि अगर मैं कभी भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ। पहले मैं बहुत रूड था, उसके लिए भी अपोलोजाइज करता है। आसूका उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन सच्ची बात ये थी कि जो भी सागा कहता था हर बात उसके दिल को छू जाती थी। उसके बाद वो सातों बॉयज परफॉर्मेंस के लिए स्कूल जाते हैं, जबकि आसूका जाकर मिलती है रोयुस्की से। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। इंसान जब हार जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और उसे सिखाने लगती है और कहती है कि अगर कल को तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने बुरा सलूक किया किसी से या फिर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तुम ही पछताओगे। अगर तुम अपने दिल की शांति चाहते हो तो अभी भी टाइम है, इनसे सुलह कर लो, ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। रोयुस्की कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो आगे से आसूका कहती है इसलिए क्योंकि मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ। कहीं से भागने की क्या फीलिंग्स होती हैं मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। उधर ब्लूम्स की परफॉर्मेंस अपने स्कूल में स्टार्ट हो चुकी थी, जबकि उसी समय रोयुस्की और आसूका भी स्कूल की तरफ भागते हुए आ रहे थे। आसूका तो पीछे रह जाती है, लेकिन रोयुस्की पहुँच जाता है। यहाँ पर किंजी उसे देख लेता है और उसका पूरा साथ देता है और कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से वो फीलिंग समझ सकता था। उसने उन बॉयज के साथ स्टेज पर होना था, लेकिन आज वो सिर्फ एक क्राउड बन गया था, एक आम इंसान। वो सारा समय याद करता रहता है जब वो बॉयज इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी किस्मत कुछ और थी, इनके साथ जुड़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहता है। वो उनके लिए खुश था कि वो लोग सक्सेसफुल हुए। उसके बाद वो मिलकर उन सारों से अपोलोजाइज करता है, और यहाँ पर ईजी भी मानता है। वो कहता है मुझे अभी भी इनसिक्योर फील होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोयुस्की को होता था, और इसीलिए ही मैं प्लान बी बनाकर अपना एक सर्टिफिकेट ले रहा था, लेकिन मुझे गलती रियलाइज हो गई है। अब मैं कोई प्लान भी नहीं बनाऊंगा और अपने बैंड के लिए ही हमेशा परफॉर्म करूंगा, अपना 100% दूंगा। इन दी एंड उन सारे बॉयज की आपस में सुलह हो जाती है। वो मिलते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। इतने में यहाँ पर रोयुस्की उनको बताता है कि आसूका भी आई थी, वो कहीं रास्ते में रह गई। सागा समझ जाता है कि स्कूल से उसकी डिप्रेशन की यादें जुड़ी हैं। वो फौरन से भागता हुआ जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए उसका साथ देना चाहता था। और वो जाकर देखता है तो एक जगह पर आसूका डरी हुई बैठी थी और बस रोए जा रही थी। सागा आकर उसका हाथ पकड़ता है, उसका साथ देता है। लेकिन इतने में वहाँ पर हिस्ट्री टीचर टानी आ जाता है, जो सागा को कहता है कि इससे पहले कि लोग तुम्हें यहाँ पर देखें, एकदम क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, तमाशा बनेगा, तुम अंदर चले जाओ और आसूका को मैं संभालता हूँ। बाकी के ब्लूम्स खड़े होकर अपनी फैन ब्लूमीज को ऑटोग्राफ्स दे रहे थे, फोटोज बनवा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके वहाँ से पैकअप करने का टाइम आ जाता है। यहाँ पर यूकी कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे टानी के लिए आसूका बहुत स्पेशल है, कहीं उनकी कोई लव स्टोरी तो नहीं। और ये सुनकर सागा को बहुत जेलसी होती है। एक्चुअली टीचर टानी बहुत स्वीट था, और जब वो आसूका के साथ जॉब किया करता था वो तब से ही देख रहा था कि ये लड़की बहुत काइंड है और इसके साथ एक मिसहैप हुआ है। उसे उससे बहुत सिंपथीज थी और आज वो उसे घर ड्रॉप करने जाता है। अब रात के टाइम अपना सारा काम खत्म करके जब बॉयज घर वापस पहुंचते हैं तो आसूका पहले से ही बिल्कुल चीयर अप खड़ी हुई थी। वो उनका अच्छा सा वेलकम करती है। उसने एक छोटा सा केक भी बनाया था उनके लिए सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि उनका नया गाना जो आज उन्होंने उस कॉन्सर्ट में गाया था वो फिर से ट्रेंडिंग पर था, नंबर 1 पर स्ट्रीम हो रहा था। सागा बहुत हैरान था कि किस तरह से अपनी परेशानी भुला फिर से हमारे लिए काम पर लग चुकी है। सागा को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, तो वो रात को उसके साथ खड़ा होकर बर्तन धुलवाने में हेल्प करता है और थोड़ा सा हेजिटेंट होकर उसे दोबारा से थैंक्स करता है कि रोयुस्की के साथ हमारी दोस्ती कराने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। आगे से आसूका भी उसका थैंक्स करती है कि आज मैं एकदम से तुम लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी, लेकिन तुम मेरी हेल्प करने पहुंच आए, सो वेरी वेरी थैंक्स। आसूका उसके सामने ऐसे नाटक करती है कि जैसे रोयुस्की के साथ रनिंग करते करते वो इतना थक गई थी कि कोलैप्स कर गई। लेकिन सागा अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ ब्रीथिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि इसको स्ट्रेस हो गई थी।
लेकिन आसुका अपनी कमजोरी उनके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो जब बाकी बॉयज के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उन सब बॉयज ने मिलकर आसुका के लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। वो उसके लिए एक एप्रिसिएशन डे मनाने लगे हैं, जिसमें वो उसके लिए सारा घर सजाएंगे, एक पार्टी अरेंज करेंगे, खाना बनाएंगे, उसको सारे लोग गिफ्ट्स देंगे, उसका थैंक्स करेंगे कि इतना अरसा उनको एक बेस्ट मैट्रन मिली है जिसने उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत वर्क किया है और उनको इतनी सारी इंकरेजमेंट दी। उधर प्रेसिडेंट भी आजकल बहुत खुश थी ब्लूम्स की तरफ से, क्योंकि उनका नया गाना भी हिट गया था और वो बहुत हफ्तों से रैंकिंग पर नंबर 1 आ रहे थे। यहाँ पर आसुका की कोई बात होती है तो प्रेसिडेंट कहती है कि उसको क्या जरूरत थी कि रोयुस्के की उन सारे फ्रेंड्स से दोस्ती कराती। एक्चुअली प्रेसिडेंट ने ये बात नोटिस कर ली थी कि आसुका उनकी पर्सनल लाइफ में काफी हद तक आगे जा रही है, वो सिर्फ एक मैट्रन नहीं रही। लेकिन वहाँ पर तो कोसाका इस बात को कवर कर लेती है ये कहकर कि एक मैट्रन की ये ड्यूटी है कि वो लड़कों की मेंटल हेल्थ पर भी तवज्जो दे। लेकिन बाहर जाकर वो केंजी से कहती है कि मैंने भी ये बात नोटिस की है कि आसुका उन पर ज्यादा ही कुछ इफेक्ट करने लगी है, स्पेशली सागा पर। जबकि उधर यूकी एक दफा नाव की शॉप पर जाता है और उससे कहता है तुम आजकल इतनी सैड क्यों नजर आती हो। आगे से नाव से सच सच बता देती है कि मुझे सागा ने रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। यूकी उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रोने के लिए कंधा चाहिए तो मैं रेडी हूँ। लेकिन अब ना उस बेचारी को लिफ्ट नहीं करा। आज आसुका से अकेले में मिलने के लिए कोसाका आती है और उससे कहती है कि मैंने आजकल देखा है तुम बॉयज से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो, लेकिन अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने आइंदा केयरफुल रहना है। तुम सिर्फ एक मैट्रन ही रहोगी, सिर्फ प्रोफेशनली उनसे अटैच हो सकती हो, स्पेशली तुम्हें सागा से फासला रखना चाहिए। आज फिर से रात के टाइम पर सारे बॉयज आपस में मीटिंग करते हैं। वो सब सरप्राइज रेडी कर रहे थे, कोई आइडिया लेकर आ रहा था कि आसुका को क्या गिफ्ट करना चाहिए। यहाँ पर सागा से भी मशवरा लिया जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट डे सागा का आमना सामना होता है आसुका की सिस्टर से, जो उनके लिए खाना लेकर आई थी, और साथ ही साथ वो लोग कुछ बातें भी करते हैं। सिस्टर को जब पता चलता है कि कल आसुका की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि वो स्कूल की तरफ जा रही थी, तो वो फौरन से समझ जाती है कि ये कोई ब्रीदिंग इशू नहीं था बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ का इशू था। जबकि उसी समय दिखाते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर टानी दोनों आकर उन बॉयज से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मोटिवेशनल वीडियो शूट करनी थी और वो भी ब्लूम्स के साथ। बॉयज वहाँ पर पूछते हैं कि आसुका कैसी टीचर थी, तो वो प्रिंसिपल उसके बारे में बुरी बातें बोलने लगता है। उसी समय उसकी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि वो बुरी नहीं थी बल्कि बुरे तुम थे और सारी जिम्मेदारी तुम पर पड़ती है, तुमने ही उसकी लाइफ को नर्क बना दिया था। अब बाकी सारे बॉयज तो वहीं पर ही टीचर टानी को रोक लेते हैं और सारी कहानी पूछने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ नारू जाता है नीचे सिस्टर के पास और वो उससे सारी कहानी पूछता है। और फिर हमें पता चलता है कि आसुका एक बहुत अच्छी टीचर थी जो अपने सारे स्टूडेंट्स का ठीक ठाक ख्याल रखती थी, उन्हें सपोर्ट करती थी। एक स्टूडेंट ओवरसीज पढ़ना चाहती थी, वो उसको अपनी फुल सपोर्ट देती है और यूनिवर्सिटीज ढूंढने में भी हेल्प करती है। लेकिन बाद में उसी टीचर की मम्मी आकर आसुका को बहुत इंसल्ट करती हैं कि ये इसे गलत रास्ते पर चला रही है। इसके साथ साथ बाकी सारे टीचर्स भी उससे बहुत सारा अपना काम लिया करते थे क्योंकि वो सबसे जूनियर थी। आसुका की नेचर ही ऐसी थी, बहुत हेल्पिंग, वो किसी को भी इनकार नहीं करती थी। लेकिन जवाब में वो लोग उसे और ज़्यादा काम देते थे और जब कुछ कंप्लीट नहीं होता था तो उसे मेंटली टॉर्चर करते थे। उस पर इतना ज़्यादा बर्डन था कि एक दफ़ा गलती से स्टूडेंट्स के क्विज उससे मिस हो गए थे। पहले ही स्टूडेंट की मम्मी के इशू की वजह से उसकी नेगेटिव पॉपुलैरिटी थी और अब उसके सॉरी करने पर पूरी क्लास उसे बहुत बातें सुनाती हैं कि हमारी मेहनत से किए हुए क्विज आपने लॉस्ट कर दिए, आपको टीचर होना ही नहीं चाहिए। उस बेचारी ने तो अपना 100% दिया था, हर किसी से अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन बदले में उसे बहुत नफरत मिलती है। हर कोई उसे डिग्रेड कर रहा था सिवाय एक टीचर टानी के जो उसकी सिचुएशन को समझ सकता था। ये बात उसने इतनी ज्यादा अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अपने मन पर ले ली थी और अगले ही दिन वो स्कूल आती है लेकिन वापस मुड़ जाती है। उसके बाद कभी भी लौट कर नहीं आती। सिस्टर बताती है कि उसे पूरा 1 साल डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ी थी और फिर उसने टीचर बनने का सपना छोड़कर मेरे साथ रेस्टोरेंट चलाना स्टार्ट कर दिया था। अब सारे बॉयज़ को बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगती है आसुका से, लेकिन सागा कहता है कोई भी उसको ये बात फील नहीं कराएगा। अगर कोई आप लोगों से सिंपैथी शो करे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? हम आसुका को डाउन नहीं होने देंगे और जैसे पहले ही उसके लिए सरप्राइज रेडी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब वो बॉयज किसी बहाने से आसुका को बाहर भेजकर घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और उसको एक सरप्राइज देते हैं। हर किसी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, सारे लोग एक एक करके उसे गिफ्ट देते हैं। एक केक भी बनाया गया था, लेकिन बस एक सागा ही रह गया था जिसे एंड तक समझ नहीं आई थी कि वो आसुका को क्या गिफ्ट दे।
आज आसुका बहुत स्पेशल फील कर रही थी। जब से वो इन बॉयज़ के साथ रहने लगी थी, मैट्रन की जॉब कर रही थी, उसका डिप्रेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। वो हंसने लगी थी, उनके साथ खेलने लगी थी। आसुका कहती है कि मुझसे छुपाने की तुम लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिस्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को मेरे स्कूल वाला हादसा पता चल चुका है। वो कहती है चलो जो होना था वो हो गया, अच्छा ही हुआ। अगर मैं टीचर रहती तो तुम लोगों की मैट्रन कैसे बनती। और बताती है कि अब वो इस काम से बहुत खुश है और बताने लगती है कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। वो मीनिंग यही था, मुरझाए हुए को दोबारा से ब्लूम करना। ये बात आज भी सागा को अच्छे से याद थी, उसके दिल पर लिखी हुई थी। वो बताती है कि कल रियुस्के के साथ भागते भागते जब मैं रुकी थी तो एक्चुअली तुम लोगों की लाइव स्ट्रीम ही देख रही थी और उसमें उसने सुना था कि सागा ने अपने नए गाने का सारा क्रेडिट आसुका को ही दिया था, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल गाना था और उसको मोटिवेशन किसने दी थी, इसी स्कूल की एक टीचर ने। आसुका को उसने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन क्रेडिट उसको दिया था कि मैं आज एक आइडल हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस टीचर की वजह से। ये बात आसुका को बहुत स्पेशल लगी थी और वो वहीं से भागना स्टार्ट कर देती है ताकि लाइव ये कॉन्सर्ट देख सके। लेकिन जैसे ही स्कूल के सामने वो पहुंची थी, उसे फिर से डिप्रेशन होने लगा था। उसके कदम जम गए थे, वो अंदर जा ही नहीं सकी थी। वो कहती है शायद मैं बहुत स्टूपिड हूँ, उल्टी सीधी हरकतें मुझसे हो जाती हैं। लेकिन सागा कहता है आइंदा से कभी खुद को स्टूपिड नहीं बोलना, तुम ऑसम हो, बल्कि तुम बेस्ट हो और हमारे लिए हमेशा बेस्ट रहोगी। तुम क्यों इतना काम करती हो, क्यों अपना 100% हर टाइम पर देती रहती हो, चाहे तुम खुद ही बीमार क्यों ना हो जाओ। आइंदा से तुमने अपनी हिम्मत से बढ़कर कभी एफर्ट नहीं करनी। ये बात करते हुए वो बहुत इमोशनल हो गया था और वहाँ के सातों लड़के आसुका को अपनी फुल सपोर्ट शो करते हैं और उसे बताते हैं कि वो कितनी अच्छी और कितनी स्पेशल है। आसुका के लिए आज लाइफ का बेस्ट डे था, इतने अच्छे लोग उसे मिलते हैं। वो वहाँ पर शाम को खड़ी ड्रिंक कर रही होती है कि सागा ऊपर से आता है। वो उससे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया, मैं बहुत देर सोचता रहा गिफ्ट के बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी। और फिर उसे खींच कर अपने क्लोज करता है और कहता है आई लाइक यू आसुका। और फिर उसके हैंड पर A+ बनाता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हें A+ मिला। आइंदा तुम दूसरों की खातिर खुद को कभी स्ट्रेस नहीं दोगी, ये वादा करो मुझसे, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। वो दोनों खड़े हुए थे कि उनको नारू देख लेता है और दिखाया जाता है कि ब्लूम्स का एक नया गाना रिलीज हुआ है जो कि पहले गानों की तरह से बहुत ज़बरदस्त रहता है रैंकिंग में। और वो एक शो में वही गाना परफॉर्म कर रहे होते हैं। ना सिर्फ उनकी सिंगिंग बल्कि उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ ऑडियंस का दिल जीते जा रही थी। वो डे बाय डे पॉपुलर होते चले जा रहे थे और उनकी इस पॉपुलैरिटी को आसुका भी बहुत इंजॉय करती है। वो भी यही टीवी शो अपने टीवी पर देख रही होती हैं। ब्लूम्स आजकल बहुत खुश थे, उन्होंने अपने सारे सपने अचीव कर लिए थे। वो कहते हैं कि अगर आज हम ट्रेंडिंग पर हैं तो सिर्फ ब्लूमीज की वजह से, जो हमारे फैन हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और तो और मजे की बात ये थी कि उनका आज का सॉन्ग नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा था, जबकि चैनी के यूजू की बर्थडे नंबर 4 पर थी। लेकिन नारू थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने कल छत पर मिलते हुए देखा था आसुका को और उसके साथ सागा को। जब सागा उसको A+ दे रहा था, आसुका और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो हमेशा चाहे जितना ही बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो जाए, वीकेंड में एक दफ़ा इसी तरह से मिलेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, A+ देंगे। वो दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन नारू थोड़ा सैड हो गया था। उसके बाद आसुका को आज टीचर टानी ने एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। वो काफी अरसे बाद एक दूसरे को फिर से देख रहे थे। टीचर टानी उससे बताता है कि मैंने उस स्कूल में जॉब छोड़ दी है, अब मेरा भी वहाँ पर मन नहीं लगता था, वहाँ की स्ट्रिक्टनेस की वजह से। और वो एक और बात भी कहता है कि जब भी आसुका उन 7 बॉयज़ का जिक्र करती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उसकी आंखें ऐसे ही चमक उठती हैं जैसे वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में पहले बात किया करती थी। टीचर टानी उसे कहता है कि मैंने अब वो बदल कर एक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है जो बिल्कुल फ्री स्टाइल स्कूल है, यूजुअल स्कूल से बहुत डिफरेंट। आसुका काफ़ी हैरान होती है और वो उससे कहता है कि तुम भी एक नज़र डालो, तुम्हें ऐसे स्कूल्स बहुत पसंद आएंगे। आसुका का ध्यान इस साइड पर नहीं था, उसे नहीं पता था कि आजकल इस तरह के स्कूल्स भी खुले हुए हैं, लेकिन उसे ये देखकर काफ़ी खुशी होती है। उसे फ्री स्टाइल स्कूल्स का आइडिया बहुत पसंद आया था। फिर शाम को घर का सीन दिखाया जाता है। आजकल सारे बॉयज़ बहुत बिजी रहते थे। आज ईजी तो बैठा रो रहा था क्योंकि एक क्विज शो था जिसमें चेनी के यूजू ने उसे हरा दिया था। बाकी सब उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। 2 बॉयज़ ऐसे थे जो किसी डांस कंपटीशन में गए थे और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। मीन्स ओवरऑल उनकी सब की सिचुएशन बहुत अच्छी जा रही थी। इतने में वहाँ पर प्रेसिडेंट और कोसाका आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हमें बार बार ब्लूमीज की तरफ से डिमांड हो रहा है, एक लाइव कॉन्सर्ट चाहिए, तो हमें भी देना चाहिए फैंस को।
और फिर यहीं पर उनको पता चलता है कि उनका नेशन टूर स्टार्ट होने वाला है। वो पूरे जापान में अब अपने कॉन्सर्ट्स करेंगे और जिसका स्टार्ट होगा एक कॉन्सर्ट से जो कि टोक्यो के सबसे बड़े एवेन्यू में होने वाला था। ब्लूम्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा सपना आज पूरा होने वाला था। और इसके साथ ही प्रेसिडेंट आसुका के पास आती है और उससे कहती है कि याद है तुमने मुझे 1000 ब्लूम्स इकट्ठा करने का चैलेंज किया था। 1000 नहीं, अब तो पता नहीं कितने 1000 हो चुके हैं। वेल, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम एक अच्छी मेट्रन साबित हुई हो। उन्होंने बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स में उसकी तारीफ की थी। आसुका खुश हो जाती है। उसके बाद एक वीक और गुजर गया था और सागा और आसुका के मिलने का टाइम आ गया था। वो दोनों छत पर बैठे एक दूसरे को A+ दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। वो सारा टाइम तो बिजी रहते थे, तो आसुका उसे सब कुछ बताती है कि ये हफ्ता उसका कैसे गुजरा और उसने क्या क्या नया देखा। वो ब्लूम्स की सक्सेस से बिल्कुल इसी तरह खुश थी जैसे अपने किसी स्टूडेंट की सक्सेस से होते हैं। नारू बैंड में होने के साथ साथ अभी अपनी स्टडीज भी करता था। एक दिन वो होमवर्क कर रहा होता है तो आसुका उसकी एक गलती भी निकालती है। आसुका बहुत स्वीट थी, उसे उसकी स्टडीज के लिए भी मोटिवेट करती है, लेकिन वो देखती है कि नारू आजकल बहुत अंडर प्रेशर है। अब नारू को ये परेशानी शुरू हो जाती है कि बाकी सब में तो बहुत फैसिनेटिंग टैलेंट्स हैं, लेकिन मुझ में कुछ भी ऐसा खास नहीं जो आउटस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं हर फील्ड में मेहनत करता रहता हूँ। आसुका उससे पूछती है तुम सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज को करते हो। वो बताता है कि पहले मुझे वीडियोस बनाने का शौक हुआ करता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। इसकी स्टडीज को भी मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। आसुका उससे कहती है बस फिर अगर कोई प्लान ना हो तो वही करना चाहिए जो इंसान इंजॉय करता है। तुम क्यों नहीं इसके कोर्सेज लेते, क्यों नहीं इसमें ट्राई करते। आसुका नारू के साथ काफी खुश बैठी हुई होती है। ऊपर से सागा आता है और वो जब नहाने जाता है तो उसका मुंह काफी बन जाता है। अब नारू सागा के पीछे पीछे आता है और उससे कहता है तुम ऑब्वियस जेलस नजर आ रहे हो, जेलस टाइप के हो ना। सागा तो शॉक्ड रह जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने पिछली दफा तुम लोगों को छत पर बातें करते हुए सुन लिया था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तुम दोनों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर घर में से किसी और ने तुम्हारे फेस पर इस तरह की जेलसी देख ली तो सब पहचान जाएंगे, और अगर मेरे अलावा कोई और हुआ तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम्हारा हमारी मेट्रन के साथ चक्कर चल रहा है। सागा ने भी देख लिया था कि थोड़े दिनों से नारू परेशान है और वो उसके फ़ोन पर एक दिन देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि ये वीडियो एडिटिंग और डायरेक्शन के बारे में सर्च कर रहा है। ये प्रोफेशनल डायरेक्टर भी बनना चाहता है। तो अब नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में वो लोग यही प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनके नए आने वाले कॉन्सर्ट्स की चेन को प्रमोट किया जाए। यहाँ पर सागा आइडिया देता है क्यों ना एक ऐसी म्यूज़िक वीडियो बनाई जाए जो प्रमोशन करे इस बल पर कि उसके डायरेक्टर भी हम में से कोई एक हो। ये काम काफ़ी प्रोफेशनल होने वाला था। उनकी फिल्म मेकिंग टीम उनकी हेल्प करेगी, लेकिन कौन डायरेक्टर बनेगा। सागा फौरन से नारू के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम कर सकते हो। अब नारू को उसकी पसंद की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेस्ट देने का कहता है। वेल, अब इसी तरह से काम स्टार्ट हो जाता है। नारू को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था, लेकिन ये काम उसकी पसंद का था, इसीलिए उसे खुशी होती थी। उनके आने वाले गाने की वीडियो बहुत मैच्योर होनी चाहिए क्योंकि वो मैच्योरिटी से रिलेटेड ही एक लव सॉन्ग था। अब नारू फैसला करता है कि इसकी शूटिंग किसी नेचर वाली प्लेस पर की जाए, जैसा कि बीच वगैरह पर। अब इसी तरह से समय गुजरता चला जा रहा था। सागा एक दिन नज़र डालता है तो सोचता है कि हम लोगों की किस्मत कितनी अच्छी रही है। थोड़े अरसे पहले हमें अपने फ्यूचर का पता ही नहीं था और अब हम बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एक सपना है कि हकीकत। वो एक दिन आसुका से आकर कहता है कि मुझे डर लगता है कभी कभी, इतना सुंदर और इतना परफेक्ट ये सब कैसे हो सकता है। इतनी ज़्यादा सक्सेस हमें लाइन में मिल रही है, मैं डरता हूँ कि कहीं किसी दिन कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन आसुका उसको हिम्मत दिलाती है और उसको फिर से A+ दे रही होती है। अब सागा भी उसे A+ देने वाला था कि यहीं पर ही यूकी उनको देख लेता है और वो देखते ही नीचे गिर जाता है। वो वहाँ पर सोने के लिए आया था क्योंकि नीचे सारे लोग शोर मचा रहे थे कुछ प्रैक्टिस करने के चक्कर में, लेकिन वो कहता है मैं अभी सारों को जाकर बताता हूँ, मैं अनाउंस करने वाला हूँ। सारे ब्लूम्स को वो इकट्ठा कर लेता है और शोर मचाता है। अब सागा से हर कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। नारू कहता है तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, तुम वर्स्ट मेंबर से पकड़े गए हो, ये पूरा स्पीकर है। अब वो लोग इसी बात से हैरान थे कि नारू को भी पता था, क्या ये सच है। सागा कहता है ये सच है कि मैं आसुका को लाइक करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, बस हम एक दूसरे को इनकरेज करने जाते हैं, हम डेट नहीं कर रहे हैं अभी, ना ही हम कपल हैं। अब यूकी उससे पूछता है क्या मतलब तुम दोनों ने डेट नहीं की, तुम लोगों ने किस भी नहीं की क्या। सागा शर्मा जाता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बाकी सारे मेंबर्स बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं तुम लोगों का प्यार कितना प्योर है, लस्ट के बगैर।
सागा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए उसके पास जाता था, सिर्फ समय बिताता था। वो कहते हैं हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमें आसूका भी बहुत अच्छी लगती है, हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। और इसके साथ साथ उनके इस प्योर और क्यूट से लव को वो अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और विशेस भी। वो ये भी बोलते हैं कि हम इसे एक सीक्रेट रखेंगे। अब उसके बाद म्यूजिक वीडियो शूट करने का दिन आ जाता है। यूकी जाता है नाओ के पास और उसे बताता है कि क्या तुम आज हमारी शूटिंग देखने के लिए आओगी, देखो हम बीच पर जा रहे हैं। लेकिन यूकी को लगता था कि अभी तक मूव ऑन नहीं कर सकी, लेकिन नाओ कहती है कि मैं सागा को बुला चुकी हूँ। अब घर के बाहर बॉयज वेट कर रहे थे। केंजी ने उनके लिए वैन लेकर आनी थी, लेकिन आज केंजी बहुत अजीब तरीके से वैन चला रहा था। उनको डर लगता है कि कहीं हम में ना ठोक दे। लेकिन जब वैन का दरवाजा खुलता है तो अंदर केंजी नहीं बल्कि ड्राइवर आसूका बैठी हुई थी। वो सारे उसे देखकर हैरान रह गए थे। वो बताती है कि केंजी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसे 2 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम लोगों की ड्राइवर हूँ। हाँ, काफ़ी अरसे से मैंने ड्राइव तो नहीं किया, लेकिन लाइसेंस तो मेरे पास है। और बस फिर वो जिस तरह से उनकी वैन चलाती है, उनको लगता है कि 1 घंटे का सफ़र 5 घंटे में तय होगा। और इसके साथ साथ उनको अपने सुरक्षित पहुँचने की भी कोई गारंटी नहीं थी। उसके बाद दिखाते हैं कि बीच पर उनकी म्यूजिक वीडियो शूट होने लगती है। डायरेक्टर नारू था, उसे बहुत मुश्किल से ही कोई चीज़ पसंद आती थी। कभी वो एक्सप्रेशंस में कोई मसला निकाल देता था, तो कभी उनके स्माइल करने पर एतराज़ करने लगता था कि हमने यहाँ पर मैच्योर दिखना है, मोर सेक्सी। अब उसके बाद लंच ब्रेक आती है। आसूका उन सारों को खाना देती है। यहाँ पर वो बॉयज बात कर रहे थे, मैच्योर दिखना है तो फिर सोचो कि हम अब से 10 साल बाद कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, उसी फ्रेम में खुद को सेट करते हैं। यहाँ पर वो लोग आसूका से भी पूछते हैं कि तुम 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहती हो। ये सुनते ही एक दफा तो आसूका का मूड ऑफ हो जाता है, वो परेशान हो जाती है। और यहीं पर ही उनकी शूटिंग का दोबारा से टाइम आ जाता है। नारू को कुछ अच्छा आइडिया क्लिक किया था, वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग दोबारा से अपना लास्ट सीन शूट करते हैं, क्योंकि नारू अपना बेस्ट देना चाहता था। यहाँ पर वापसी के समय जब आसूका अपना सामान पैक कर रही होती है तो सागा उसके पास आता है। कल वाला A+ उसे नहीं दे सका था तो आज देता है। सागा समझ जाता है। वो आसूका से कहता है तुम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान ना हो, तुम खुद कुछ अच्छी हो तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होगा। इतने में कि वो कोई और बात करते उनको बाकी लोग बुलाने के लिए आ जाते हैं कि वापसी के लिए वैन रेडी हो गई है। अब नारू की तरफ से डायरेक्ट की गई म्यूजिक वीडियो बहुत जबरदस्त जाती है। यहाँ पर एक दफा आसूका का जिक्र आता है तो कोसाका उससे पूछती है कि लास्ट टाइम आपने कुछ मीनिंगफुल बोला था, आज क्या बोलेंगी। प्रेसिडेंट कहती है वो अच्छी मेट्रोन है, लेकिन हर चीज का एक एक्सपायरी टाइम भी होता है। और उसी टाइम पर आसूका को दिखाते हैं आज जब नारू स्कूल जा रहा था तो उसने उसके लिए उसका फेवरेट लंच भी प्रिपेयर किया था। नारू वो लेकर घर से निकल जाता है। वो बाहर जाता है, फिर से परेशान खड़ा हुआ था। और थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाते हैं कि ब्लूम्स के ऊपर तो एक मुसीबत आ गई है। उनके सोशल मीडिया पे हर कोई उनको बुरा भला कह रहा है। उनके फैंस उनसे नफरत करने लगे हैं, स्पेशली सागा से। इसकी वजह ये बनी थी कि एक्चुअली बीच पर खड़े हुए सागा ने जब आसूका का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो फोटो वायरल हो गई है। अब किसने वो सीक्रेटली फोटो बनाई थी ये तो अभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसकी वजह से ब्लूम्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। सब ब्लूमी का दिल टूट गया था। हर कोई सागा को बुरा भला कह रहा था कि उसके अपनी मेड के साथ रिलेशंस हैं। सागा से पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वाकई आसूका को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे अभी डेट नहीं कर रहा। लेकिन कोसाका कहती है मैं तो मान लूंगी, लेकिन दुनिया मानेगी क्या? तुम्हारे और आसूका की प्योरिटी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उधर नारू घर पहुंचता है और जाकर आसूका से कहता है कि अब तुम्हारी मैट्रन की जॉब प्लीज तुम खत्म कर सकती हो और अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उससे पहले ही आसूका अपना सामान पैक करके खड़ी थी और इसके साथ ही वो वहां से चली जाती है। उधर ब्लूम्स के ऑफिस के बाहर बहुत रश लगा हुआ था मीडिया का। हर कोई सागा को देखना चाहता था, सवाल करना चाहता था। लेकिन वो जब घर आता है उसे आसूका का इंतजार था, उससे मिलेगा, लेकिन वहाँ वो थी ही नहीं। वो नारू से लड़ने लगता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। नारू कहता है क्यों रोकता, मैंने तो खुद उसे कहा है कि यहाँ से चली जाओ। पहले भी तुम्हें कहा था कि केयरफुल रहना, लेकिन तुमने एहतियात नहीं की। ब्लूम्स के लिए जो जरूरी था मैं जरूर करूंगा। अब सागा छत पर जाता है, बार बार आसूका को कॉल करता है, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। और उसी टाइम पर आसूका ऑफिस में गई हुई होती है और वो कोसाका के थ्रू अब प्रेसिडेंट से मिलती है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराना चाहती थी। वो जाते ही प्रेसिडेंट से सॉरी करती है और कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट सबसे पहले तो उसे उस वेन्यू पर लेकर जाती है जहाँ पर ब्लूम्स का पहला कॉन्सर्ट होना था। इतना बड़ा वेन्यू देखकर आसूका की आंखें खुल जाती हैं। वो उसे यही कहती हैं कि क्या तुम चाहती हो कि ब्लूम्स तरक्की करें तो तुम्हारा फैसला उनकी लाइफ से निकलने का बिल्कुल दुरुस्त है।
उधर सागा को उसकी कंपनी ने यही मशवरा दिया था कि मीडिया के सामने आओ, अपोलोजाइज करो और कोई एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन सागा अपनी बात पर अड़ गया था। वो कहता है क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है क्या मुझे थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है अपनी लाइफ पर? एक छोटी सी खुशी भी मैं नहीं ले सकता? किसके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ वो भी नहीं कर सकता? इतने में ऊपर से प्रेसिडेंट आ जाती है। उसने सब सुन लिया था। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपोलोजाइज नहीं करना तो तुम साइड पर रहो। आपसे ब्लूम सिर्फ 6 लोग हैं। जब तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक यही 6 लोग कॉन्सर्ट करेंगे और हर प्रोग्राम में जाएंगे। अब बाकी सारे मेंबर सागा को यही कहते हैं तुम्हारे बगैर हम इनकम्प्लीट हैं, तुम्हें ब्रेक नहीं लेना चाहिए, ये क्रिटिकल मोमेंट है, अपोलोजाइज करो। लेकिन नारू कहता है इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ब्लूम को इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम लोगों को मैं लीड करूंगा। अब नेक्स्ट डे उन लोगों का टीवी पर एक शो था। उसमें सिर्फ 6 ब्लूम्स ही जाते हैं और सागा उनको सिर्फ टीवी पर बैठकर देखता है, जिस तरह से वो उसके बगैर भी परफॉर्म कर रहे थे। बस इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। अब 3 महीने गुजर चुके थे। सागा को हर आहट पर यही लगता था कि शायद आसूका आ गई है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता था। आसूका लौटकर आई ही नहीं थी, ना ही उससे कांटेक्ट किया था। एक दफा ट्रिनिटी उसके पास आता है और उससे कहता है कि इस वक्त तुम बहुत नेगेटिव इमोशंस में हो, अच्छा है कि सोशल मीडिया से दूर रहो वरना तुम खुद को ही ब्लेम देते रहोगे। उधर केंजी बाकी के 6 मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। उन लोगों ने अब प्रोग्रेस कर ली थी। एक दफा उनकी फैन फॉलोइंग बहुत डाउन गई थी, लेकिन अब फिर से वो इंक्रीज हो रही थी और अब उन 6 मेंबर्स के हार्ड वर्क की वजह से वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने वाले थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ मेंबर्स तो चाहते थे कि अब हालात फिर से ठीक होते जा रहे हैं, सागा को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन नारू उनसे कहता है जितना भी मुश्किल हाल था हमने ये गुजारा है, हमने सब कुछ फेस किया लेकिन फिर भी हारे नहीं, मेहनत करते रहे। अब जब तक सागा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है उसे वापस आने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक टेंशन बन गई थी, ब्लूम्स के पास अब कोई भी नया गाना नहीं था, क्योंकि गाने तो हमेशा सागा लिखता था। उधर सागा को पता चलता है कोसाका के थ्रू कि ब्लूम्स अब किसी के लिखे हुए गाने गाएंगे। ये सुनकर वो काफी हर्ट होता है। वो सुनकर काफी हैरान होता है कि सारे बॉयज मान गए। अब वो परेशान सा बाहर जाता है। वो हमेशा अपने आप को छुपा लेता था जब भी लोगों के क्राउड को देखता था। आज मार्केट से गुजरते हुए सागा को उसी फेस्टिवल का एक पोस्टर नजर आता है जिसमें उसने बाकी ब्लूम्स के साथ मिलकर एक मैस्कॉट शो किया था। वो अब घर जाकर नारू को दिखाता है और कहता है तुम लोगों को इसी शो में परफॉर्म करना चाहिए, यहीं से तो हम लोगों की तरक्की का स्टार्ट हुआ था, उसी एक वीडियो ने तो हमें पॉपुलर किया था। और यहाँ पर गाने लिखने की बात आती है तो बाकी सारे बॉयज उसे कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारे गाने पसंद है, हम तुम्हारे लिखे हुए ही गाना चाहते हैं, प्लीज अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करो और बदलाव लाओ। अब आगे तुम क्या करने वाले हो सागा? लेकिन सागा अभी भी कहता है कि मैं कैसे माफी मांग लूं जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। अब ब्लूम्स ने मान तो लिया था कि वो उस शो में जरूर जाएंगे। उसी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ब्लूम्स वहां पर आएंगे। इतने में सागा वहां पर साइड से निकलने वाला होता है कि बाकी सारे बॉयज उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आज हम इतने अरसे बाद इकट्ठे परफॉर्म करें, यहाँ पर तो हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, ये हम अपने मर्जी से अपने दिल से कर रहे हैं। कोसाका ने भी उनको इजाजत दे दी थी क्योंकि ये उनकी छुट्टी का दिन था। अब यहाँ पर मैस्कॉट शो स्टार्ट हो जाता है। सागा काफी हेजिटेंट था और वो डरता डरता सामने आता है, लेकिन कोई भी उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, तो वो सब बॉयज के साथ मिलकर परफॉर्म करता है। उसे बहुत खुशी मिली थी इतने अरसे बाद कुछ परफॉर्म करके। अब काफी दिनों बाद पहली दफा वो बॉयज कुछ रिलीव्ड फील करते हैं और घर आकर खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर दिखाते हैं कि जी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा है, तो बाकी सबको पता चलता है कि एक्चुअली उसका एक ड्रीम है और वो है MBA करना। वो वही सोच रहा था कि कहाँ एडमिशन ले, लेकिन ब्लूम्स में होने की वजह से वो थोड़ा तो रिलक्टेंट था। और सागा बेचारा वो तो बस हमेशा फेस छुपाए बाहर निकलता था, लेकिन जहाँ भी जाता था तो उसे आसूका की यादें आती थी। आज उसे एक जगह पर आसूका की सिस्टर नजर आती है, तो वो उससे बात करता है। वो बताती है कि उसने आजकल एक फ्री स्टाइल स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और वो वहाँ पर मेट्रन भी है और टीचर भी, एक नया सपना तलाश कर रही है अपना। सिस्टर ये सुनकर काफी हैरान होती है कि क्या सागा को उसका कोई भी मैसेज नहीं मिला। वो बताती है कि वो तुम्हारे रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड करके गई थी और वो उसने नारू को दे दिया था। अब घर आते ही सागा नारू से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसे नारू पर बहुत गुस्सा था कि उसने उससे ये छुपाने की जुर्रत कैसे की, लेकिन नारू भी आगे से रोने लगता है और कहता है कि मैं ये कैसे तुम्हें दे देता, अगर तुम आसूका का कोई भी मैसेज सुनते तो तुम वीक पड़ जाते और हमारी बात कभी भी ना मानते। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, तुम हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे हो। जब तुम लीडर थे तब भी मैं तुम्हें देख कर ही आगे बढ़ता था, तुम्हारे गानों के बगैर हम कुछ भी नहीं है।
मुझे लगता था कि तुम थोड़े दिनों तक आसुका को भूलकर वापस ब्लूम्स में मिल जाओगे, और इसीलिए नारू कहता है कि मैंने ये सब किया। इतने में उसका एक दूसरा फ्रेंड सामने आता है और उसको एक एड्रेस देता है, बताता है कि इस जगह पर आजकल आसुका है। उसने फेस्टिवल में आसुका के कुछ फ्रेंड्स के थ्रू ये सब पता करा लिया था। अब सागा जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा था, लेकिन आगे से कोसाका आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है आसुका इस हाल में तुम्हें देखकर खुश होगी क्या? और फिर वो उसे बताती है कि जब लास्ट टाइम आसुका जाने से पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़के अपना सपना पूरा करें, यही तो मेरा सपना है। और अब वो इस तरह से तुम्हें हारा हुआ देखेगी तो वो भी सफर करेगी और तुम भी। लेकिन सागा को तो जाना था और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो भागता हुआ उसी एड्रेस की तरफ जाता है जो कि एक एकेडमी का था। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और सुनता है कि जाने से पहले आसुका ने उसे क्या कहा था। वो सबसे पहले तो उसे सॉरी करती है कि मैं गुड बाय कहे बगैर जा रही हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। और उसे थैंक्स भी करती है, तुमने हमेशा मुझे इनकरेज किया, मुझे A+ दिया और मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे वैल्यू दिया। और वो ये भी कहती है कि तुम लोगों को देखकर मेरे अंदर एक नया जज्बा जागा है, मैं फिर से अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, वही टीचर बनने का। और इसके साथ साथ उसे गुड लक भी कहती है। अब सागा देखता है तो सामने बारिश में बहुत सारे बच्चों के साथ आसुका आ रही थी। वो उठता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फिर आगे गुजर जाता है उसे मिले बगैर ही। आसुका मूर्ति जरूर है लेकिन उनका आमना सामना नहीं होता। अब जब सागा जा रहा होता है तो कोई आकर उसे अम्ब्रेला देता है, और ये था टीचर टानी। वो उससे कहता है कि आसुका की फिक्र ना करो, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही है, और जैसे तुम लोगों को उसने सपोर्ट किया था अब यहाँ के बच्चों को फिर से ब्लूम करना सिखा रही है। सागा ने यही सुनना था कि उसके बाद वो बिना छाता लिए ही वहाँ से भाग जाता है। उधर बाकी बॉयज को दिखाते हैं, वो एक फ्रैंक डिस्कशन आपस में कर रहे थे। नारू कहता है कि मैं हमेशा से डायरेक्टर बनना चाहता था और यही मेरा पैशन है, लेकिन इसके लिए उसे ओवरसीज स्टडीज करनी पड़ेंगी जो कि वो ब्लूम की वजह से नहीं कर सकता। ईजी के बारे में तो हम जानते हैं, उसका पहले ही MBA करने का सपना था। और 2 बॉयज ऐसे थे जो डांस की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना चाहते थे और बड़े बड़े कॉन्टेस्ट्स में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन ब्लूम्स में होने की वजह से उनकी भी लिमिट सेट हो गई थी। इतने में सागा ऊपर से आ जाता है और कहता है, तुम, मैं और हम सब ब्लूम्स को अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये भी सोचा कि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर वो सारे लड़के ही रोने लग जाते हैं और सभी एक दूसरे से सॉरी करते हैं और कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। वो सारे बैंड बॉयज कहते हैं कि हम वीक पड़ गए थे, हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ ब्लूम बैंड की खातिर हम कुछ ना बोल सके। उन सब की लाइफ में नंबर 1 पर ब्लूम था जिसे वो सबसे इम्पोर्टेंट समझते थे। यहाँ पर सागा कहता है कि मैं हर किसी को अपना 100% देने को नहीं कह रहा, 100% खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए अब कंफ्यूजन में रहना छोड़ो और अपने पैशन का पीछा करो। और फिर इसके साथ ही वो सारों को कहता है, क्यों ना हम लोग डिसबैंड हो जाएं। आसुका को टानी ने जिस स्कूल में रिकमेंड कराया था वो बहुत अच्छा स्कूल था। फ्री स्टाइल स्कूल में उस पर कोई ज्यादा पाबंदियां या बर्डन्स नहीं थे, और जिस तरह से स्टूडेंट्स को तंग नहीं किया जाता था बिल्कुल वैसे ही टीचर्स भी बहुत खुश और बर्डन फ्री फील करते थे वहाँ पर। आसुका को वहाँ पर आकर काफी अच्छा फील होता है क्योंकि टीचिंग उसका पैशन रहा था। जबकि ब्लूम सब जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और बताते हैं कि हमने फैसला किया है, हम डिसबैंड होना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को लगता था कि ये सागा की वजह से, लेकिन सब कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने दिल खोलकर एक दूसरे से ऑनेस्ट टॉक की थी। उन सारों की एजेस कम थी और उनके लाइफ में अपने अपने सपने थे, अपने अपने गोल्स थे। वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते थे, लेकिन ब्लूम्स की वजह से वो खुद को होल्ड बैक कर रहे थे। अपनी अपने फील्ड में मास्टर बनने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एक दफ़ा मूव करना पड़ेगा, ब्लूम को छोड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कहती है ओके, तुम लोगों की मर्जी, और साथ ही साथ सागा को कहती है कल से तुम काम पर वापस आ सकते हो, तुम फिर से ब्लूम का हिस्सा हो। और इसके साथ ही उनको पता चलता है कि उनके कॉन्सर्ट की चेन अभी थोड़े अरसे में स्टार्ट होने वाली है और अपने लास्ट कॉन्सर्ट पर वो डिसबैंड होने की अनाउंसमेंट अपने फैंस के सामने कर सकते हैं। अब उसके बाद सागा अपना एक सॉन्ग सुनाता है प्रेसिडेंट को जो उसने नया लिखा था, और यही वो सॉन्ग था जो अपनी क्लोजिंग पर वो गाना चाहता था अपने फैंस के सामने। प्रेसिडेंट को वो बहुत पसंद आता है, वो दिल छू जाने वाला सॉन्ग था। कोसाका सागा को कहती है कि एक दफ़ा फिर से सोच लो, कहीं तुम लोगों को रिग्रेट्स ना हो, डिसबैंड होने का फैसला रिकंसीडर करो। लेकिन उन्होंने तो फैसला कर लिया था। अब सारे बॉयज़ बहुत सारी मेहनत करते हैं, रिहर्सल करते हैं। अपने लास्ट कॉन्सर्ट्स की चेन वो बहुत ज़बरदस्त देना चाहते थे, ब्लूमीज को खुश करना चाहते थे।
और सबसे बड़ी खुशी उनको इस बात की थी कि बहुत अरसे बाद सागा भी उनको ज्वाइन करेगा, स्टेज पर उनके साथ होगा। उधर चेनी भी उनके पास आते हैं। उन्होंने सुन लिया था कि ये डिसबैंड होने लगे हैं। उनको काफी अफसोस होता है। वो सुनकर उनके पास आते हैं कि तुम लोग हमारे बेस्ट राइवल्स थे, तुम लोगों के साथ काम करना, मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता था, तुम लोग ऐसे जाओगे तो हम दुखी हो जाएंगे। अब चेनी के जाने के बाद वो सारे बॉयज कहने लगते हैं कि अगर हमारा क्लोजर होना ही है तो अच्छे से होना। और फिर खाने के नाम पर उनको आसूका याद आने लगती है। उसके हाथ के बनाए हुए ब्राउनीज और राइस बॉल उनको बहुत पसंद थे। वो एक दफ़ा फिर से आसूका से मिलना चाहते थे। लेकिन एक बात थी कि वो बॉयज़ अब बहुत लाइट फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला कर लिया था और वो उस पर स्टैंड भी कर रहे थे। वो सारे आज बाथ हाउस जाते हैं, साथ में केंजी भी था। वो केंजी का थैंक्स करते हैं कि तुम अब तक के हमारे बेस्ट मैनेजर रहे हो, बहुत फेवरेट थे हमारे। केंजी ये सुनकर शर्मा जाता है और उसकी आंखों में आंसू तो 1 मिनट में आ जाया करते थे। उसके बाद बाहर वो बॉयज खड़े होते थे तो केंजी के मुंह से वही बात निकल जाती है जिससे नाव को भी पता चल जाता है कि ये डिसबैंड हो रहे हैं। वो ये सुनकर बहुत सैड होती है। सबसे पहले तो आकर उनके सामने सॉरी करती है, कहती है वो जो फोटो थी कंट्रोवर्सी वाली, वो मेरी वजह से बनाई गई थी। उसे पता था कि वो लोग बीच पर शूटिंग करने जा रहे हैं और यही बात उसने एक रिपोर्टर को बता दी थी, जिसने बाद में जाकर चोरी चोरी ये फोटो बना ली थी। सागा उससे कहता है तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, मुझे ही केयरफुल रहना चाहिए था। जबकि उधर आसूका अपने फ्री स्टाइल स्कूल में पढ़ा रही होती है। वहाँ पर अक्सर उसकी सिस्टर भी उससे मिलने के लिए आया करती थी। एक दिन वो बच्चों के लिए लंच भी लेकर आती है। यहाँ पर गलती से किसी के मुंह से निकल जाता है कि आसूका पहले ब्लूम्स की मैट्रन रही है और ये बात एक स्टूडेंट सुन लेता है। तानी ने नोटिस कर लिया था कि उसकी नज़रों में गुस्सा आ गया है और बाद में वही लड़का आसूका की फोटो के साथ उसका नाम और पता हर चीज़ डिस्क्लोज करना चाहता था सोशल मीडिया पर। लेकिन तानी और आसूका एंड टाइम पर ऊपर से पहुंच जाते हैं। आसूका उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा ना करो, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं ब्लूम्स के लिए कह रही हूँ। सुना है सागा वापस आ गया है, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, वो एक और सेटबैक अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद वो लड़का अपना माइंड चेंज कर देता है और ये सब पोस्ट नहीं करता। आज आसूका से मिलने के लिए कोई स्पेशल इंसान आया था और वो थी प्रेसिडेंट। वो आकर उसे बताती है कि ब्लूम्स डिसबैंड हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ने किसी के सामने ये जाहिर तो नहीं किया था, लेकिन उसको बहुत अफसोस हुआ था ये सुनकर, क्योंकि जब ऑडिशन लिया था उसी समय से उसे ये बॉयज बहुत अच्छे लगे थे, बहुत पैशनेट, और उसे लगता था कि ये बहुत आगे तक जाना डिजर्व करते हैं। लेकिन ये डिसबैंड जो हो रहे हैं तो वो चाहती थी कि आसूका एक दफा डिसबैंड होने से पहले उनसे जाकर मिले। अगर कुछ क्लियर करना चाहती है, दिल में कोई बात है तो जरूर करे उनसे जाकर। आसूका को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ था। वो इस बारे में सोचती है और उसके बाद शाम को जब बॉयज घर वापस आते हैं तो वो देखकर सरप्राइज थे कि आगे आसूका खड़ी हुई थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो शॉक्ड हो या फिर खुशी मनाए। लेकिन आसूका उनको थोड़ा फासले पर रखती है और कहती है, वो उन सबको खुद से छत पर मिलने को कहती है। अब सबसे पहले तो नारू कहता है, मुझे आज भी अफसोस है, मैंने जो शब्द आपसे बोले थे बहुत रूड हो गया था। वो उनसे माफी मांगता है। उसके बाद आसूका सबसे यही कहती है कि मैंने सुना है तुम लोग डिसबैंड हो रहे हो, जिस वजह से भी तुम लोगों ने ये फैसला किया है, अपने ड्रीम्स परसू करना चाहते हो या जो भी है। लेकिन एक बात याद रखना, ब्लूमीज का क्या होगा? जो लोग हमेशा तुम्हारे फैंस रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उनका दिल टूटेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। बस इतना ही कहकर वो जाना चाहती थी। लेकिन फिर एक एक करके सारे बॉयज उसके पास आते हैं। सभी आकर उसे हैंडशेक करते हैं, उसे थैंक्स कहते हैं उस समय के लिए जो उसने उनके साथ बिताया था। वो जीरो थे उस टाइम पर और आसूका ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मोटिवेट किया था उनको, उनकी बहुत केयर की थी। अब एक एक लड़का आकर आसूका को अप्रिशिएट कर रहा था, उसको क्रेडिट दे रहा था उसके सारे हार्ड वर्क का। सभी आते हैं लेकिन सागा साइड पर खड़ा रहता है। लेकिन जाने से पहले आसूका खुद सागा के पास आती है और उससे कहती है, मैंने सुना है तुम्हें नए गाने लिखने में दिक्कत हो रही है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम सफर कर रहे थे, लेकिन इतना बता दूं, मैं तुम्हारे नए गाने का वेट करूंगी, क्योंकि तुम्हारा गाना तुम्हारे दिल से लिखा जाता है और सीधा मेरे दिल तक पहुँचता है। उसके बाद वो उस घर पर एक नज़र डालती है जहाँ से उसकी सबसे प्यारी यादें जुड़ी हुई थी और वहाँ से जाने लगती है। सामने कोसाका आ गई थी। वो उसको ब्लूम्स के कॉन्सर्ट के टिकट देती है कि तुम ज़रूर आना, और साथ में खुद भी उसका थैंक्स करती है कि तुम्हें मिलने के बाद मैं एक बेहतर इंसान बन गई। अब फाइनली ब्लूम्स के कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाने थे। उनके पहले कॉन्सर्ट के दिन वो बहुत एक्साइटेड थे और साथ में नर्वस भी। प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि ब्लूम्स को मायूस ना करना, अपना बेस्ट देना, उनको एंजॉय कराना। अब एक एक करके जापान के हर शहर में वो लोग कॉन्सर्ट करते चले जा रहे थे। उनके सारे कॉन्सर्ट्स बहुत ज़बरदस्त गए थे और सागा के वापस आने के बाद वो इशू भी दब गया था और पुराना हो गया था, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रही थी।
एक दफ़ा चैनी भी उनके साथ उनके शो पर अपीयर होते हैं और सबको अपनी सपोर्ट शो करते हैं। वो कहते हैं कि ब्लूम से हम भी बहुत प्यार करते हैं और जैसे आप लोग हमें चाहते हैं वैसे ही ब्लूम से भी प्यार करें। अब फाइनली वो लोग ट्रैवल करके वापस आ रहे होते हैं क्योंकि अपने शहर में उनका लास्ट टूर था। लेकिन सब सैड थे। वो यही सोचते हैं कि काश ये दिन इसी तरह से चलते चले जाएं और हम अपने फैंस के सामने परफॉर्म करते रहें। सिर्फ जापान में हमारा ट्रैवल खत्म नहीं होना चाहिए, हमें तो वर्ल्ड टूर करना चाहिए। हर किसी के दिल की यही सिचुएशन थी। हर कोई उदास हो गया था क्योंकि वो डिसबैंड होने वाले थे, आज अनाउंस करेंगे। अब नेक्स्ट डे जब सागा सुबह उठता है तो वो देखता है कि कोसाका आई हुई है और उनके लिए नाश्ता बना रही है। वो कहती है, आज तुम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, इसे मैं स्पेशल बनाना चाहती थी, इसलिए अपने हाथों से नाश्ता बना रही हूँ। और यहाँ पर कोसाका पहली दफ़ा सागा को बताती है कि तुम्हारे गाने तुम बहुत अच्छे लिखते हो और उसको अप्रिशिएशन देती है। सागा ने अपने लिए तारीफ कोसाका के मुंह से पहली दफ़ा सुनी थी, उसे बहुत खुशी होती है। अब कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका था, हर कोई एवेन्यू में पहुंच रहा था। असुका भी वहां पर आती है अपने एक स्टूडेंट को लेकर, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि अपना टिकट उसे दे देती है। एक्चुअली असुका की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो ब्लूम्स को डिसबैंड होते हुए देखे। वो उस वेन्यू से बाहर जा रही होती है, लेकिन उसका मन कहीं पीछे ही रह गया था। वो बार बार मुड़कर देख रही होती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको आवाज़ लगाती है और उससे कहती है, अपने दिल पर जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लो पकड़ो एंट्री कार्ड और अंदर चली जाओ। अब असुका भी स्पेशल पास लेकर कॉन्सर्ट देखने पहुंच गई थी। सारे बॉयज बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये सागा का नया गाना था जो उसने ब्लूम्स के लिए अपना लास्ट गाना समझकर लिखा था। वेन्यू बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा क्राउड भी इकट्ठा हुआ था। ये अब तक का उनका बेस्ट कॉन्सर्ट था। और उसके बाद वो सबके सामने आते हैं और अनाउंस करते हैं कि हमने फैसला किया था आज के दिन का कि हम आज डिसबैंड हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा प्लान था। पर सच बताऊं तो दिल ऐसा करने को मान नहीं रहा। अब वो सारे मेंबर एक एक करके रोते हैं और अपनी सारी सिचुएशन अपने फैंस के सामने रख देते हैं। कहते हैं कि हम और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को छूना चाहते हैं और आपके सामने इससे भी बेस्ट होकर प्रेजेंट होना चाहते हैं। सागा तो साफ कह देता है कि मैं डिसबैंड नहीं होना चाहता और उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे मेंबर्स ने भी मुंह से यही सेंटेंस निकाला था एक साथ। अब सबके दिल की यही कंडीशन थी, तो इन दी एंड यही फैसला होता है कि वो लोग अपने अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए आगे जाएंगे। एक पॉज लगाएंगे अपनी परफॉर्मेंसेस पर, लेकिन जब भी उनके ड्रीम पूरे हो जाएंगे तो वो लोग वापस आएंगे और ब्लूम्स डिसबैंड नहीं होगा। वो वहीं से ही अपना सफर फिर से स्टार्ट करेगा। अब ये देखकर तो हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। हर कोई इमोशनल होकर रोने लगा था। यहाँ पर ब्लूम्स सबके सामने झुककर अपने फैंस से सॉरी करते हैं, लेकिन उनके फैंस उनसे भी ज्यादा इमोशनल थे। उनमें से एक फैन खड़ी होकर उन्हीं का ये गाना गाने लगती है, कम अगेन गाना, जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे ही थे कि तुम लोग फिर से आओगे और हमें वहीं पर ही खड़ा पाओगे जहां पर हम पहले थे, आप लोग फिर से ब्लूम करोगे। अब सारा वेन्यू इकट्ठा होकर उनके लिए यही गाना गा रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने इतना प्यार एक्सपेक्ट किया ही नहीं था जितने उनके फैंस उनको दे रहे थे। तो वो सबसे वादा करते हैं कि आप लोग बंधे रहिएगा, हम फिर से आएंगे और फिर से आप लोगों से इसी स्टेज पर मिलेंगे। और सागा को बहुत खुशी हुई थी कि आसुका भी वहां पर खड़ी थी और इसके साथ ही वो लोग एक टेम्परेरी ब्रेक ले लेते हैं। अब इसी तरह से 3 साल गुजर गए थे। आसुका भी उसे स्कूल में पढ़ाती थी। आज स्पेशल दिन था उसके लिए क्योंकि ब्लूम्स अपना कम बैक कर रहे थे। वो टीवी पर उनका शो लगाती है जिसमें उनकी वापस अपीयरेंस होनी थी। वो उन सातों को इतने अरसे बाद दोबारा इकट्ठे देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर सागा कहता है कि नए गाने के लिरिक्स मैंने मुरझाए हुओं के दोबारा ब्लूम करने यानी कि आसुका के नेम के मीनिंग से इंस्पायर होकर लिखे हैं। और फिर वो अपना गाना परफॉर्म करने लगते हैं और वो गाना सुनते ही आसुका को वो टाइम याद आने लगता है जो उसने उन सातों बॉयज के साथ गुजारा था। अब उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। इतने में कोई उसे आकर बुलाता है, वो सागा होता है। वो हैरान थी कि क्या ये शो लाइव नहीं है, वो परफॉर्मेंस तो रिकॉर्डेड थी। फिर सागा उससे कहता है मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए और उस पर एक A+ बनाता है कि सारा अरसा तुमने बहुत मेहनत की। और आसुका भी उसे A+ देती है उसके नए सॉन्ग के लिए। और फिर सागा उसे हक कर लेता है एक नई बिगिनिंग के लिए। अब एक तरफ ब्लूम्स की नई स्टार्टिंग थी और दूसरी तरफ आसुका और सागा की लाइफ की नई बिगिनिंग। और इसके साथ ही ये ड्रामा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।